अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे। और जनाब, जब वीकेंड के बाद मंडे आता है तो मंडे बहुत सारे काम लाता है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बात करते हैं कि ज़िंदगी में इंसान को इतना कामयाब होना चाहिए कि जब वो किसी शॉप के ऊपर जाता है तो वहाँ पर प्राइस टैग देखने की नौबत ना आए। हाँ वाकई कामयाबी ज़रूरी तो है, हाँ वाकई पैसा होना बड़ा ज़रूरी तो है, लेकिन क्या असल कामयाबी यही है? क्या असल कामयाबी यही है कि आपके पास बहुत सारे पैसे हों और आप जो दिल चाहे वो ले सकते हों, जो दिल चाहे वो हासिल कर सकते हों? लेकिन इसके पैरेलल क्या? इसके पैरेलल ये कि कामयाब होना ज़रूरी है, सक्सेसफुल होना अच्छी बात है, मगर इसके साथ साथ जो पैसे आप कमाते हैं, जो कामयाबी आपको मिलती है, उसमें डेफिनेटली आपने हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखना है। उसमें डेफिनेटली आपने ये भी देखना है कि आपके ख़ानदान में आपके बहन भाई, आपके माँ बाप या आपके ऐसे रिश्तेदार जो कुछ कह नहीं सकते आपसे, आपने उनका ख्याल रखना है। असल कामयाबी ये है कि अपनी कामयाबी में दूसरों का भी हिस्सा रखिए। अपनी कामयाबी में अगर आप सेलिब्रेशन करते हैं या अपनी कामयाबी को आप कहते हैं कि आपने ये सारे काम किए हैं, तो उसमें आपके घर वालों की दुआएं भी शामिल होती हैं और आपके माँ बाप का भी एक बड़ा हिस्सा होता है। तो खुश रहिए, कामयाब रहिए, लेकिन दूसरों का भी ख्याल रखिए और रखते रहिए। यही जो है ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के फॉर्मूले होते हैं। और एक्चुअल में कामयाब ज़िंदगी वही होती है जिसमें दूसरों का ख्याल रखा जाए, जिसमें सिला रहमी की जाए, जिसमें माफ़ किया जाए और तकब्बुर से बचा जाए। अच्छा जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं आपको बिना इंतज़ार कराए स्किन केयर का। स्किन केयर के हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि जितनी चलती जाएं उतने कम है। मतलब इसके ऊपर जो डिस्कशन होती है ना, वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। लेकिन मुझे लगा कि आज एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वो स्किन का इशू आपसे डिस्कस करते हैं। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि सर्दी हो, गर्मी हो, वटेवर, उनको बाहर जाना होता है, वो गेम्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स में होते हैं, या बहुत सारे लोगों को सुबह सुबह सौदा लेने भी जाना होता है। गर्मी हो सर्दी हो, उनकी रूटीन चेंज नहीं होती, वो एक जैसी रूटीन होती है। और वो वापस आकर ये कंप्लेन करते हैं कि जी ठीक है, हम धूप में घूम रहे थे तो हमारी स्किन जो है वो टैन हो गई, पिकनिक पर गए थे तो स्किन जो है वो टैन हो गई, अब जो है वो कलर डल हो गया है और पता नहीं कितने दिन लगेंगे। तो इसके लिए बड़ा अच्छा मास्क है, बड़ी अच्छी होम रेमेडी है जो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। और ये होम रेमेडी जो है वो कुछ इस तरीके से है कि आपने लेना है 1.5 चमचे शहद, फिर आपने जो है वो बेसन का पाउडर लेना है, और उसके बाद आपने जो टमाटर का रस है वो 2 चमचे मिला के उसका पेस्ट बना लेना है। और उस पेस्ट को आपने फिर 15 से 20 मिनट उसका मास्क टाइप का बना के आपने अपने मुंह पर लगाना है। और उसके बाद फिर आप देखें कि आपकी स्किन जो है वो चमकदार भी हो जाएगी। और जो टैन स्किन हो रही थी ना आपकी, अच्छा ये भी होता है कि जब आप पिकनिक पे जाते हैं तो आपके हाथ पाँव सब काले हो रहे होते हैं, तो उसका बेहतर हल तो ये है कि प्लीज़ सन ब्लॉक लगाइए। मगर बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि जी सर्दियों में तो सन ब्लॉक लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती। इसके ऊपर ज़रूर कल मैं जो है वो अपना इंट्रो करूँगी और आपको बताऊँगी कि सर्दियों में धूप से क्यों बचना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल के लिए यही कि आप ये देखें और सोचें कि जब भी आप बाहर जा रहे हैं और आप टैन हो जाते हैं और इंस्टेंट आपको कोई रेमेडी चाहिए, कोई होम रेमेडी चाहिए, तो ये एक बड़ा क्विक रेमेडी है जो आपकी स्किन को चमकदार भी करेगा और आपकी स्किन की जो झुर्रियाँ हैं ना, इस रेमेडी से वो भी बहुत हद तक कवर हो जाती है। क्योंकि लोगों को सबसे ज़्यादा जो स्किन का मसला होता है उसमें यही मसाइल शामिल होते हैं कि हमारी स्किन जो है वो एजिंग की तरफ जा रही है, हमारी स्किन जो है उसमें झुर्रियाँ आ गई हैं, या हमारी स्किन जो है उसकी जो चमक है वो कम हो रही है। तो ये रेमेडी जो है बेसन, टमाटर और शहद वाली, ये जब आप मिक्स करके इसका पेस्ट बनाएंगे ना तो डेफिनेटली इट विल वर्क आउट। ये बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी है। अच्छा जनाब, अब न्यू ईयर में तकरीबन 2 दिन रह गए और पूरी दुनिया में ही जो है इस हवाले से जश्न किया जा रहा है। पूरी दुनिया में ही जो है वो न्यू ईयर के सेलिब्रेशंस जारी हैं। हमारे यहाँ भी जो गवर्नर सिंध है उन्होंने कहा है जी बड़ी ज़बरदस्त जश्न की तैयारियां की जाएंगी और वहाँ पर आवाम जमा होंगे और जो गेट है मेन डोर जो है वो खोल दिए जाएंगे ताकि आवाम भी जो है वो आतिशबाजी देख सके। और बड़ी अच्छी जो है वो सेलिब्रेशन की जा रही है एंड दैट्स वेरी गुड एक्टिविटी। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है वो ये सोचते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो इस बारे में बात करते हैं कि जी न्यू ईयर है तो हम क्या इसके ऊपर सेलिब्रेट करें, क्योंकि ज़ाहिर है बाहर इतना रश होता है। तो आप लोगों के लिए मैं एक टिप दे देती हूँ कि आप न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहते हैं, न्यू ईयर का डिनर करना चाहते हैं, न्यू ईयर पे एक दूसरे को तोहफे देना चाहते हैं, वटेवर जो भी आपके प्लान्स हो। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कराची स्पेशली। जो हमारे यहाँ ट्रैफिक की सूरत हाल है,
न्यू ईयर पे तो आप देखें कि 12 बजे 1 बजे के टाइम पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम होती है, और अगर आप कहीं गए हुए हैं डिनर करके वापस आ रहे हैं तो आपको सुबह हो सकती है। तो बेहतर ये है कि न्यू ईयर के जितने भी सारे काम है ना, वो शाम को रात को 10 बजे तक आप निपटा लें, न्यू ईयर डिनर कर लें, जो भी आपने हैपनिंग्स करनी है कर लें। बट मेक श्योर कि अगर आप सारी रात बाहर रह सकते हैं और आपको सुबह ऑफिस नहीं जाना है, ट्रैफिक जैम में नहीं फंसना है, तो फिर आप अपने जो सेलिब्रेशन है वो थोड़ा अर्ली कंपाइल कर लें और उस टाइम पर अपनी फैमिली के साथ बैठ के सेलिब्रेट कर लें, या वेयर एवर यू आर। बट मेक श्योर कि आप रश में ना फंसें, क्योंकि उसमें पेशेंट्स भी होते हैं और भी बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जो कि लोगों के लिए परेशानी का बायस बनते हैं। अच्छा जी, अब एक बात ब्यूटी केयर से रिलेटेड जो बात है वो मैं आपसे ये करूँगी कि मंडे वाले दिन या वीकेंड वाले दिन अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो इस बारे में बात कर रही होती है कि मंडे को जो है हमें एक्स्ट्रा स्ट्रेस होता है, मंडे को जो है वो बहुत सारा काम होता है, या मंडे को जो है हम उस तरह से अपनी जो एक ग्रूमिंग या अपनी जो क्लासेस हैं, हम जिम जा नहीं सकते क्योंकि हमारे जो टाइमिंग्स हैं वो कुछ आउट हो जाते हैं, लेकिन हम ये तमाम तरह एक्टिविटीज़ जो है वो मंडे वाले दिन नहीं कर सकते, तो हम वीकेंड्स पे जो है वो रख लेते हैं। ठीक है, आप अपना टाइम शेड्यूल निकाल के सारी एक्टिविटीज़ रखती हैं, मगर जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो ये है कि आप अपना ख्याल हर वक्त रख सकते हैं, और अपने लिए, अपनी स्किन के लिए आप जब भी जिम जाते हैं या जब भी आप जो भी अपनी ब्यूटी केयर करती हैं, उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप रोज़ाना अपने लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालें, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम जो है वो आपकी ब्यूटी के लिए, आपकी स्किन के लिए जो है वो बहुत अच्छा होता है। और बात यही है कि जब आप अपनी ब्यूटी का ख्याल रखते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, तो आप अच्छे लगते हैं, और उसका सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है वो ये है कि आपकी जो एक मेंटल पीस है ना वो आपको मिलता है। क्योंकि बहुत सारे लोग मेकअप करना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोगों को ग्लैमरस लगना पसंद होता है, और क्यों ना हो भाई, क्योंकि मेकअप इज़ आर्ट एंड ब्यूटी इज़ स्पिरिट। तो जब भी आपके पास अच्छा सा मंडे है, जब भी आपके पास वीकेंड का पहला दिन है, तो बिल्कुल इसको एंजॉय करें और इसको बिल्कुल भी स्ट्रेस में ना गुजारें। भाई हम लोग जो मेकअप करते हैं वो हम लोग इसलिए करते हैं कि हमारी अपनी सेल्फ ग्रूमिंग होती है, हमें ये मेकअप पसंद होता है, और इसके अलावा जो ट्रेंड चल रहे होते हैं उस हवाले से भी हम यही चीज़ें अप्लाई करते हैं। ट्रेंड से मुझे याद आया कि आज शो में हम आपको ये भी बताएंगे कि ब्राइड को जो है वो कौन से जोड़े का इंतखाब करना चाहिए, कौन सा सलून या कौन सा मेकअप आर्टिस्ट वो पिक कर सकती है अपने ब्राइडल मेकअप के लिए। और ये जो एक बहस है ना कि शरारा लाल हो या फिर सफ़ेद वाला गाउन पहना जाए, वेस्टर्न रखा जाए या ईस्टर्न रखा जाए, ये सारी बातें भी आज हम शो में करेंगे। हमारे साथ जो है वो हमारी स्टाइलिस्ट भी मौजूद होंगी। तो शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर डिस्कशन करेंगे टॉप स्टोरीज़ पर। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है, अपना ख्याल रखिए। इट्स मंडे, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब हमारे सीनियर रिपोर्टर ने हमें ज्वाइन किया है और उनके साथ हमें हमारे ब्यूरो चीफ ने भी ज्वाइन किया है, और ये कौन है इनसे आपको मिलवाएंगे, टॉप स्टोरीज पे डिस्कशन करेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ भाई। अशरफ भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको, अहम जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, विश यू ऑल द बेस्ट। और हमारे साथ महराज भाई मौजूद हैं। महराज भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। अच्छा महराज भाई, अब क्योंकि न्यू ईयर में 2 दिन रह गए हैं, और अशरफ भाई भी जानते हैं कि हमारे शहर में जो जब न्यू ईयर में जब कम टाइम रह जाता है ना, तो सेलिब्रेशन के नाम पर भी और बहुत सारी चीज़ों के नाम पर भी लोगों को ऐसा लगता है बस सारी दुनिया के काम ना ये 2 दिन में ही कर लें। 2 दिन में कर, जितनी सेलिब्रेशन करनी है, जितने आपने हवाई फायर करने हैं, जितने आपने मसाइल खड़े करने हैं ना, बस ये 2 दिन में कर लें। और अगले साल के लिए ऐसे ऐलानात होते हैं कि भाई अगले साल तो ये हो जाएगा, अगले साल तो ऐसा हो जाएगा। वहीं पर आवाम जहाँ पर महंगाई और बेरोज़गारी के बोझ तले दबे हुए हैं, पेट्रोल के हवाले से जो है वो कीमतों का सुना गया है कि जी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है। तो अशरफ भाई ज़रा बताएं क्या रियलिटी है इसमें। भाई देखा जाए आलमी मार्केट में, क्योंकि हम इम्पोर्टर हैं, तो आलमी मार्केट में कीमतें ऊपर नीचे बहुत तेज़ी से हो रही हैं। हाँ। जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, तो इसमें डीजल तकरीबन 3 रुपये 43 पैसे फ़ी लीटर महंगा करने की, और पेट्रोल तकरीबन 11 पैसे जो है महंगा करने की तजवीज़ है। अब वज़ीर-ए-आज़म इसका फ़ैसला करेंगे, जिसके बाद ये तलाक होगा तो 1 जनवरी से और 15 दिन के लिए। अब देखना ये है कि इस वक्त जो हम IMF प्रोग्राम में भी हैं, फिर दूसरी चीज़ें भी हम देख रहे हैं कि पेट्रोलियम लेवी इस वक्त 60 रुपये
और जो बजट में जो ये किया है इन्होंने 70 रुपीज़ कर दिए, यानी 10 रुपये वो भी बढ़ा है। वो भी अभी तक 6 महीने हो गए, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ है। तो एक ये वो प्रेशर है, क्योंकि IMF के पास दूसरी किस्त के लिए हम लोग जा रहे हैं, और दूसरी किस्त लेनी है तो हमें 2-3 इम्प्लीमेंट करनी है, जिसमें पेट्रोलियम लेवी जो है, तो कोई भी जो फैसला होगा उसमें 10 रुपये पर लीटर का बोझ जो है किसी वक्त भी आ सकता है। सही। हम जब भी मैं खबर देता हूँ तो उसमें ये देता हूँ कि जो भी प्राइस है उसके साथ एक 10 रुपये का बैकलॉग है 6 महीने का, सही। वो लगना है पर लीटर पेट्रोल और डीजल पे। अभी आप पेट्रोलियम लेवी दे रहे हैं कितना, 60 रुपये, सही। वो 10 रुपये बढ़ के 70 रुपये करना है, जो IMF को हमने बजट में लिख के दिया। अब कंसर्न ये है कि वज़ीर आज़म क्या फ़ैसला करते हैं, क्योंकि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, नीचे लाने के लिए उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बहुत सस्टेन रखा हुआ है, उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होती है तो आपका इन्फ्लेशन की फिगर तेज़ी से बढ़ती है। सही कह रहे हैं। अच्छा महराज भाई, चले जिस तरह से ये बताया अशरफ भाई ने अभी सारा सिनेरियो कि अब लेट्स सी क्या होने जा रहा है, पेट्रोल की प्राइसेस अगर वाकई हाई हो जाती हैं तो ये तो नए साल में आवाम के लिए मतलब एक ऐसा कहना चाहिए कि सरों के ऊपर ऐसा अजाब नाजिल हो जाएगा कि पहले ही लोग महंगाई के अजाब तले दबे हुए, लोग करेंगे क्या, मतलब मैनेज कैसे करेंगे, ये तो नया वबाल। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए नए साल की खुशी में तो सारी दुनिया में हम देखते हैं दिगर जो ममालिक हैं वो अपनी आवाम को तोहफे देते हैं अच्छे अच्छे, और हमने ये भी देखा कि अभी जैसे बीच में अभी क्रिसमस चल रहा था और ये सब चीज़ें चल रही थी, तो सब चीज़ें सोशल मीडिया पे आम थी कि भाई हर चीज़ के रेट आधे और मतलब कंसेशंस ये सब चल रहा था सिलसिला। तो उम्मीद तो यही रखनी चाहिए कि अगर बढ़ाए ना तो बहुत अच्छी बात है, और कम ना भी करें तो जहाँ है पेट्रोल उसको कम से कम तो वहीं रहने दें। अगर पेट्रोल के प्राइसेस ज़्यादा बढ़ जाएं तो फिर हम आवाम को अब यही आप क्या मशवरा दे सकते हैं, यही मशवरा दे सकते हैं कि घरों से कम निकलें, गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें, पैसे बचाएं, पेट्रोल खर्च ना करें, सिर्फ बहुत ज़रूरी किसी से मिलने जाना हो तो जाएं, दफ्तरों को आएँ और दफ्तरों से फिर सीधे घर चले जाएं। महराज भाई, हाँ इससे सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखें ना, हमारे यहाँ जो गरीब तबका है ना, अब देखें मोटरसाइकिल या गाड़ी कितने लोगों के पास, ज़्यादातर बसों में सफ़र करते हैं। अब डीजल अगर महंगा होता है ना तो फ़ौरन से किराए बढ़ जाते हैं, और वो जो मजदूर तबका है, लेबर तबका है, परेशान होता है, रोज़ का आना जाना। आप सोचें एग्जाम्पल हम लेते हैं मलीर से ना, शाह फैसल या मलीर से कोई आ रहा है और ये आ रहा है, उसका ऑफिस है कुरंगी में, फैक्ट्री में। अब आप सोचें उसका सिर्फ एक तरफ का आना जाना जो ना, छोटी सी भी बस में बैठे या जो रेड लाइन जो बसें चल रही हैं उसको भी मिलाएं तो 200 रुपये है। अब वो गरीब आदमी 200 रुपये कैसे देगा भाई? क्योंकि अगर वो जाता है, अगर वो यहाँ पे पूरा आपको फैक्ट्री तक तो नहीं पहुँचा, फिर आपको चिंची या किसी में बैठना पड़ता है, 80 रुपये आपने वो दिए, 20 रुपये उसको दिए, 100 रुपये एक तरफ का। सही। तो ये इनको भी देखना चाहिए कि वो एक गरीब आदमी या मजदूर तबका जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं है, गाड़ी वो तो होगी नहीं, तो वो जो अगर वो ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहा है, और क्योंकि आपने पेट्रोल या डीजल अगर बढ़ता है तो फ़ौरन से किराए बढ़ जाते हैं, पता है आपको। सही। शहर कोई उसका फ़ौरन से इम्प्लीमेंट डाल देता है, हालांकि पर लीटर होता है, वो तो किलोमीटर से चलते हैं। सही। उसके बावजूद वो फ़ौरन से, वो गरीब आदमी जो ना, आप अगर बसों में घूमेंगे तो चिक चिक चल रही होती, क्योंकि उसकी जेब से जब जाता है ना, अब वो इस वक्त खर्चा करे एक तरफ का 100 रुपये, अब वो 110 खर्च करेगा ना तो उसका जेब पे बोझ आएगा। अब गवर्नमेंट जो हमारी करती है, हम लोगों ने कई बार ये दिया, जो प्रपोजल दिए तो हमने ये दिया, जो बड़े लोग हैं सही, जो टैक्स दे सकते हैं, आप उन पे बोझ डालें। देखें आपने देखा होगा 2 फ़र्क हैं, आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, एक आप नॉर्मल पेट्रोल है, एक है आपका हाई ऑक्टेन। सही। हाई ऑक्टेन महंगा होता है तो आप उसको और महंगा कर दें ना, जो अमीर जिसकी जेब में ताकत होगी वो डलवाएगा, ठीक है, आप उससे ज़्यादा लो। आप ओवरऑल जो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं ये मार देती है गरीब आदमी को, और वो जाता है। तो आप जो ट्रांसपोर्ट मोड में ना, आप ऐसा फार्मूला लाएं जिससे आवाम को फ़ायदा हो, उनको ट्रांसपोर्टेशन में जो है इसको सब्सिडी दें ताकि उसको सस्ता जो है किराया मिल सके। ये सिर्फ मैं यहाँ की बात, आप दुनिया में कहीं भी जाए ना, इंडिया बराबर में है, 1.5 अरब की आबादी है और सबसे ज़्यादा लोग फुटपाथ पे वहाँ सोते हैं। हम लोग तो बहुत बहुत अच्छे लोग हैं और हमारे यहाँ इतने मेहरबान लोग हैं, ज़कात खैरात और इतना वो अल्लाह, तो वो रोडों पे नहीं सोते हैं। लेकिन आप उनको जो है ना, इनको अगर सपोर्ट करेंगे, आप यकीन करें कि किसी मजदूर के साथ अब एक दिन घूमें तो वो दोपहर का खाता नहीं है। आप यहाँ पे सैलानी है, आप जाके देखें, आप जा रही होती कभी, आज निकलिएगा तो 12:30 बजे आप जा रही होंगे ना, अपने ऑफिस से निकलते ही सामने सैलानी के आप देखिएगा बेचारे मजदूर गार्ड लाइन लगा के खड़े हुए होते। क्यों? सही, जेब में पैसे नहीं है ना, वो किराया दे के आ जा तो गया लेकिन खाने के पैसे नहीं है उसके पास। ये एक कंसर्न है। तो इसके लिए आपको जो है ना प्लानिंग करनी चाहिए। ऐसे फैसले करने से पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उन लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि 50% आबादी आपकी गरीब तबका है। सही, तो उसके लिए सोचना चाहिए।
और अगर आपको बढ़ानी है, मैं फिर कह रहा हूँ कि बढ़ानी है तो हाई ऑक्टेन वगैरह जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेते हैं ना, और वो जो कार्ट स्वैप कराते हैं, तो अगर उनकी 2000 सीसी से ऊपर गाड़ियाँ, तो उनका फ्यूल की प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए। जिस तरह से बात करें ना बड़ी बड़ी गाड़ियों की, तो हम आपको एक बड़ी सी बस दिखाते हैं, और ये बस जो है वो कराची से जा रही है अंदरूनी सिंध, और इस बस के हालात कुछ इस तरह से हैं कि इस बस में ज़रा अगर आप देखें, अशरफ भाई आप भी देखें, मिराज भाई, ये जो है वो कराची से अंदरूनी सिंध जा रही है, और इसमें इतने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सामान ओवरलोड, और जाहिर सी बात है तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा ना किया जाए ये कैसे हो सकता है। इनके पास तो पेट्रोल भी है, इनके पास तो रिसोर्सेज भी हैं, ये तो आवाम को लेके जा रहे हैं और बड़े बड़े किरायों में लेके जा रहे हैं। लेकिन अब ये बस के जो हालात हैं, ये हालात हैं कि इस बस की वजह से इतना ये ओवरलोड है, कोई इसको पूछने वाला नहीं है, दिन दहाड़े बड़े मज़े से ये जा रही है, और उसके बाद फिर ये कहा जाता है जी हादसा हो गया ना। बैठने वाले इस बस के अंदर ये पूछते हैं कि भाई ये इतनी ओवरलोड है, फिर आप तेज़ रफ्तारी से भी चलाएंगे, आप हमें लेके जा रहे हैं, हम पहुंच भी पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। और ऊपर से अगर मैं ये खबर आपके साथ में शेयर करूं कि ट्रैफिक चालान के जो 4 लाख चालान हुए, उसके जितने पैसे थे ना जी, वो कहीं गायब हो गए। तो अशरफ भाई ये ज़रा बताएं कि ये 4 लाख चालान हुए और ये लाखों करोड़ों रुपए ये कहाँ गए, ये क्या हुआ, और फिर बसों के हालात जो हमने आपको दिखाए वो ये इस तरह के हालात। देखिए इसमें मिराज भाई भी इसमें बताएंगे। मैं बताऊं, ये जैसे बस का देखा, या ट्रक हो गए, या माल बरदार गाड़ियाँ हो गई, पैसेंजर जो गाड़ियाँ हो गई, इनकी होती है फिटनेस सर्टिफिकेट। सही। एक्सेल लोड होता है, एक्सेल यानी कि जितने टायर होंगे ना उसका एक एक्सेल होगा, तो उसके बाद जितना एक्सेल होगा उतना लोड डाल सकते हैं। हमारे यहाँ ओवरलोड करते हैं, पैसेंजर्स भी बैठे हुए हैं। अब ये बस है, इसमें मेरा भी कितने 60-70 लोग होंगे। हाँ बिल्कुल। अब उनका वजन, फिर गाड़ी का वजन, फिर सामान का वजन, तो जब इतना वजन आ जाता है, ये देखेंगे, देख भी सकते हैं। अब इसमें क्या है कि हमने जो फिजिक्स में पढ़ा है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि जितना भारी मास होगा उसकी एक्सेलरेशन यानी उसकी ग्रिप जो है ना उसको रोकना मुश्किल होगा। सही। अब इसका वजन ज्यादा हो गया है, जब वो ब्रेकिंग करेगा तो नहीं रुकेगी क्योंकि वजन। अब ये एक सिंपल है, एक रिक्शा चल रहा है, तो ये चिंची हम लोग कहते हैं, या 6 सीटर 8 सीटर, वो 200 सीसी का एक रिक्शा है, उसमें 9 लोग बैठे हुए हैं। अब वो ब्रेक मारता है, आप देखें कितने हादसा, क्योंकि वो रुकता नहीं है, क्योंकि ब्रेक इतने लोड को बर्दाश्त नहीं करते। जितना लोड डालेंगे ब्रेकिंग इशू होगा। तो ये ट्रैफिक का एक निज़ाम है जो कि हमारे ट्रैफिक वाले माशाल्लाह उनको समझ में नहीं आता है, और ये हमारे इस पूरे माशरे में ये फैला हुआ है। आप हाईवे पे देखें हादसा क्यों होते हैं, ओवरलोडिंग की वजह से। ओवरलोडिंग की वजह से क्यों नहीं समझ में आता है इनको, ओवरलोडिंग से ब्रेक काम नहीं करते हैं। बस सिंपल किसी भी टेक्निकल से पूछें, मुझे गाड़ियों का शौक है और मुझे टेक्निकल चीज़ों का शौक है, तो उसमें जब आप ओवरलोड कर देंगे गाड़ी, एक नॉर्मल घर की भी गाड़ी की बात करें, उसमें अगर हम 8 लोग बैठा दें और ब्रेक मारें, अब यकीन कर मेरा नहीं रुकेगी वो। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो चालान का मामला ये आज नहीं कब से है, ये होता है इसलिए कि लोग सीधे हो जाएं। चालान इसलिए नहीं होता है कि मैं कमाऊं, ट्रैफिक पुलिस कमाने के लिए नहीं कर रही, वो इसलिए कर रही है कि चालान करेंगे आप ताकि वो सबक सीखे, वो नहीं करे। मगर यहाँ पे तो उल्टा ही। मिराज भाई जरा इसके ऊपर बताइएगा इस खबर का बैकग्राउंड, क्योंकि बड़ा मतलब हैरान कुन था। मैंने जब ये खबर सुनी, ये खबर जब सामने आई, तो इट वाज लाइक शॉकिंग टू मी कि अब ये ट्रैफिक पुलिस के जो ये प्लान्स हैं या जो एहलकार हैं, या इस इदारे में भी इतना जो है वो करप्शन। इसमें मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूँ। होता यह है कि चालान कहीं गायब नहीं होता। अच्छा, ठीक है, चालान की रकम जाती ही बैंक में, कोई कैश तो है नहीं कि गायब हो जाए। लेकिन जहाँ करप्शन के मामला वहाँ पर ज़्यादा पनपते हैं, जहाँ पर कैश का लेन देन और कैश का फ्लो ज़्यादा होता है। ठीक है ना। लेकिन हम अगर आप गौर करें, और आपने सुना भी होगा कि आप ई टिकटिंग वाला मामला चल रहा है, अगर किसी का चालान होता भी है तो उसको टिकट मिलता है फ़ौरन। हाँ, ये फैसिलिटी ज़रूर मिल जाती है उसको कि आप अगर वहीं पर इजी पैसा के ज़रिए और इजी लोड के ज़रिए और कभी कभार कैश के ज़रिए भी उस चालानिंग अफसर को पैसे दे दें कि भाई मेरा चालान है, आप पे कर दीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी, तो इतना फेवर चलता है। लेकिन अब वो है कंप्यूटराइज सारा। ठीक है, एक प्राइवेट कंपनी है, थर्ड पार्टी है, जो कि आपके चालान जितने भी कराची शहर में होते हैं, भले करोड़ रुपए के हों या लाखों रुपए के हों, वो उनके अकाउंट में जाता है। वो फिर अपना 20% उनका कोई वो होता है, सर्विस चार्जेस होता है, क्योंकि ये तमाम मशीनें जितने भी चलाने के अफसरों के पास है वो उन्हीं की दी हुई हैं, और एक पूरा बोध बने में उनके, तो पूरा सिस्टम चल रहा है। तो उनके अकाउंट में जाने के बाद वहाँ से फिर सरकार के ख़जाने में वो जाता है। लेकिन हाँ, ये बात जो आपने कही कि गायब हो गए, गायब होने वाली बात ठीक नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये आखिर पैसे खर्च कहाँ होते हैं, आज तक ये नहीं पता चल सका। क्योंकि कराची में मैं खुद अभी आपको बताऊं कि अभी पिछले 3 हफ्ते पहले मैंने 1 हफ्ते का डेटा जब दिया था, तो उसमें 8 करोड़ से ज़ायद के चालान थे 1 हफ्ते में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर जब पुलिस ने थोड़ा सा
हाथ हल्का रखना शुरू किया तो वो हफ्ते में तकरीबन 2-2.5 करोड़, मतलब 2 से 2.5 करोड़ कराची के शहरी दे रहे हैं, हेलमेट नहीं पहनना उन्होंने। हाँ, ये वैसे हमारी आवाम भी जो है ना, महंगाई के बारे में जो है वो हम इतनी बात करते हैं, सारी चीज़ों के बारे में इतनी बात करते हैं, लेकिन हेलमेट भी नहीं पहनना, हमने SOP का भी ख्याल नहीं रखना, और हमने वन व्हीलिंग भी करनी है और चालान भी भरना है, हमने मुसीबतें भी फेस करनी है। महराज भाई देखें, हमारे यहाँ सबकी आदत बन चुकी है। आप यकीन करें कि मैं अपने कई ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जिन्होंने जो है ओवर स्पीडिंग करनी है, और उसके लिए उन्होंने क्या किया कि भाई चालान हो रहे थे, उन्होंने उसको बजट का हिस्सा बना लिया। माय गॉड। हाँ, अब उन्होंने बोला कि यार अगर मैं मोटरवे पे सफ़र करूंगा तो मुझे पता है वो कैमरे से वो आ जाएगा, तो एक जगह पे रोकेंगे तो कम से कम 2,500 का होना है या 1,500 रुपये का चालान होना है। उस हिसाब से उन्होंने रखा कि यार अगर मैं आखिर पे पहुंच के रुकूंगा, मुझसे मांगेंगे तो ज़्यादा 4-4,500 रुपये बने होंगे। वो 4-4,500 का उन्होंने दिमाग अपना बनाने के बाद जो है वो एक्सीलेटर पे पैर रख दिया, अपने सारे शौक पूरे किए। उसके बाद बोला जी भाई कितने चालान हुए, ये लीजिए पैसे। तो बात यह है कि हम SOPs का ख्याल नहीं रख रहे। सही, हेलमेट हमने पहनना नहीं है, सीट बेल्ट हमने लगानी नहीं है, और सिग्नल लेकिन वजह ये है ना, चले अशरफ भाई से मैं अशरफ भाई वजह क्या है? मतलब अब जिस तरह से महराज भाई ने बड़ी अनोखी सी बात बताई कि भाई लोगों को वन व्हीलिंग करनी है, अपनी मर्जी से ड्राइविंग करनी है, उसका भी बजट उन्होंने निकाल लिया कि जी टोटल रुकते रुकाते जाऊंगा, मेरे 4-4,500 रुपये खर्च होंगे, बट मैं अपनी मर्जी करूंगा। इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है कि भाई मैं अपनी मर्जी करूंगा, चालान बलान में दे दूंगा, मुझे जाना है अपनी गाड़ी लेके, उसको धूम मचाले बनाना है मैंने गाड़ी को अपनी। देखिए, इस मुल्क में सारे माशाल्लाह कवानीन मौजूद हैं, मगर मसला ये जिन्होंने कवानीन पर अमल दरामद कराने तो मुट्ठी गर्म कर रहे होते हैं। हाँ। आप ये देखें कि अब मैं हैरान होता हूँ जब भी मैं आता हूँ ऑफिस, तो डंपर वगैरह और ये हैवी मशीनरी वगैरह जो हैवी व्हीकल होती हैं, हाँ। एक लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल होती है, पिकअप वगैरह ये LTV में आते हैं, और एक HTV आता है जिसमें ट्रक वगैरह माल बर्दार। सही। तो हादसात में बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, मतलब जो आती हैं खबरें, आप यकीन करें कि दिल दहल जाता है कि जो कुचले हुए हो इन सब की ये लोग डालते हैं, ये हमारे क्राइम वाले। अब मेन ये है कि कानून पे अमल दरामद कैसे हो, क्योंकि जब वो मुट्ठी गर्म कर ली तो जब उसको यकीन आएगा ना, जब उसका बच्चा अल्लाह ना करे, हाँ, अल्लाह ना करे, ठीक है, अगर वो देखेगा ना जब मेरे साथ होता, वो अमल दरामद कराएगा। हाँ। हमारे यहाँ जब कोई चीज़ हो जाती है ना, आप देखें आग लग जाएगी तब याद आएगा फायर ब्रिगेड, क्या ऐसा रहता है, कुछ हादसा हो जाएगा फिर बोलेंगे ये होना चाहिए था। मेन ये है कि उससे पहले, क्योंकि ये शहर जो मैंने आपको कई बार बोला है, 20 साल में शहर की आबादी दुगनी हो गई है। सही। 1 करोड़ से हम 2 करोड़ से भी ऊपर चले गए। सही। और वहाँ की फैसिलिटी की बात करें, ये शहर है एक आपका हाई लेवल शहर है, एक लो लेवल शहर है। सही। आप डिफेंस की तरफ, क्लिफ्टन की तरफ चले जाएं तो सारे सिग्नल चलते हुए नजर आएंगे, बिकॉज वो लोग पे कर रहे हैं सही सिग्नल के। तो डिफेंस में कोई सिग्नल बंद नजर नहीं आएगा, ये पूछ लें आप इनसे। और टाइमर भी लगा हुआ है, जो बहुत जल्दी में होता है ना, खड़े होकर भी सिग्नल बंद है, रेस दे रहा है, पता नहीं कहाँ जाना है ना उसे। तो अब मेन ये है कि उसको टाइमर भी दिया हुआ है कि इतनी देर में ये खुल जाएगा, आप चले जाओगे। क्योंकि हमारे यहाँ बेचैनी है ना, बिल्कुल सिग्नल पे रुक कैसे गया मैं, बिल्कुल आप गाड़ी खड़ी हुई है, वो रेस देता रहेगा। अच्छा, मजे की बात ये है कि ये जितने लोग सिग्नल तोड़ के जा रहे होते, जितने लोग आपको नजर आ रहे होते कि जल्दी होती है उनको, इनसे ये भी पूछ लिया करें कि ये जहाँ जा रहे हैं वहाँ टाइम पे पहुंच जाते नहीं पहुंच जाते, ये घर के सौदे ना इनको लेने जाना होता है, मजाक में बोल रहे होते हैं इसको भाई जाने दो। अब जब हम लोग जाते हैं, मैं जाने दो, आग बुझाने जा रहे हैं। मेन ये है कि हमें वो चीज़ें ठीक करने के लिए कानून पे अमल दरामद करना होगा। और यहाँ पे अगर आप शहर में जाएं, मैं गुलशन की बात करूँ, वहाँ एक सिग्नल नहीं चलता है। सही। और सबको इतनी जल्दी है। 13D की बात कर रहा हूँ, जो रब मेडिकल वाला, वो अगर आप चले जाएं, क्योंकि स्कूल भी हैं अभी, आजकल तो बंद है, लेकिन जब स्कूल चारों तरफ से आ जाएंगे, ओ भाई रुक जा यार, कोचिंग रोड है वो, कोचिंग रोड। और बच्चों, और आप यकीन करें, क्योंकि लाइन से जो है ना, वहाँ शाम को जो है कोचिंग सेंटर लाइन से आप गिने, आप पागल हो जाएंगे, इतना रश होता है कि एक एक सेंटर से पता है 2000 बच्चा निकलती है, लड़कियां लड़के, और रिक्शे खड़े होकर। अब आप गाड़ी वाला, बाइक वाला, वो देख रहे हैं बच्चे, किसी का बच्चा है यार। ये एहसास होना जो है ना, ये बड़ा ज़रूरी है कि भाई कम से कम आपको जितनी भी जल्दी है, सामने वाले का भी एहसास करें। सब ने कहीं ना कहीं जाना है, किसी ने घर जाना है, दफ्तर जाना है, कहीं पर भी जाना है, लेकिन एक दूसरे का एहसास करके चलें। ट्रैफिक में भी जो है ना, ये एहसास मद्देनजर रख लिया करें। अच्छा जनाब, मौसम की सूरत हाल जान लेते हैं। अक्सा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि अक्सा इस वक्त कहाँ है और कैसा मौसम है कराची का। सर्द हवाएं तो चल रही हैं, 2 दिन से ठंड बढ़ गई। अक्सा
छोटी बिल्कुल, शहर कराची का मौसम इंतहाई खुशगवार है। शहर में सर्द मौसम के जो है वो डेरे हैं। गुज़िश्ता एक महीने से शहर कायद में जो है वो सर्दी ने अपने जो है वो कदम जमा लिए हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर हम देख रहे हैं कि दर्जा हरारत जो वो सिंगल डिजिट पर जा रहा है। बात कर लेते हैं 28 दिसंबर की, तो रवां साल की सर्द तरीन रात जो है वो 28 दिसंबर रिकॉर्ड हुई, जिसमें दर्जा हरारत जो है वो 8 अशारिया रिकॉर्ड किया गया है और गुज़िश्ता रात भी 9 अशारिया जो है वो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का आज इस वक्त बात करें शहर के मौजूदा दर्जा हरारत की, तो 17 सेंटीग्रेड जो है वो दर्जा हरारत इस वक्त महसूस किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि धूप इस वक्त निकली हुई है, लेकिन जो है वो ठंडी हवाएं जो है वो बरकरार है, जिसके बाद जो मौसम इंतहाई जो है वो खुशगवार है। लेकिन जैसे जैसे मौसम जो है वो सर्द होता जा रहा है, तो हम देख रहे हैं कि फ़िज़ाई मैट जो है वो शहर का खासा ख़राब है। आज भी शहर कराची जो है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में, पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में जो है वो दूसरे नंबर पर है और हवा में आलूदगी के ज़रात जो है वो 223 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। शहरी अपनी बचत के लिए जो है वो ऐसे फ़िज़ाई मैट से बचने के लिए जो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, या अपने इर्द गिर्द जो है वो ऐसे पौधे लगा के रखें जो आपके घर के माहौल को या फिर जो है वो माहौल को जो बेहतर कर सकें। बात कर लें शहर कराची के इलाकों की, तो आज गुलशन इकबाल और कोरंगी का इलाका एक बार फिर से जो है वो सर फहरिस्त जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। मैं इस वक्त फेयर में मौजूद हूँ। यहाँ पर आपको मेरे रकम में जो है वो खूबसूरत से दरख्त नज़र आ रहे होंगे, जिसके बाद जो है यहाँ पर हवा बड़ी प्यारी चल रही है और यहाँ का मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार है, क्योंकि मुझे यहाँ पर धूप भी मिल रही है और ठंडी हवाएं भी मिल रही है। तो लिहाजा मेरा मूड इसलिए आपको काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि मौसम खुशगवार होता है तो वो आपके मूड पर खासा असर करता है। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अक्सर। और बड़े मज़े से जो है वो अक्सर ने मौसम के हवाले किया है और साथ साथ ये भी उन्होंने बता दिया कि जो लोग गुलशन इकबाल में रहते हैं वो जान लें कि वहाँ पर पोल्यूशन जो है वो आज बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा फिर कोरंगी और फिर शारा फैसल, तो ये तीनों मुकामात ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। और कराची जो है वो कहना चाहिए इन मामलात में, पोल्यूशन के मामलात में 5वें नंबर पर आ गया है। दिस इज़ सो सैड। प्रोग्राम में यह वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर मज़ीद टॉप स्टोरीज पर डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ और मेराज भाई मौजूद हैं। अशरफ भाई, खबरें इतनी सारी होती हैं, यकीन करें समझ नहीं आता। बंदा पोल्यूशन पे बात करे, ट्रैफिक हादसे पे बात करे, डकैतियों पे बात करे, चोरी पे बात करे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कल हमने देखा कि मुर्तज़ा वहाब ने बड़ा वोकल होके इस शहर की जो डेवलपमेंट और तामीर और तरक्की में जो हिस्सा डाला है उस हवाले से उन्होंने बात की। और उन्होंने कहा जी आने वाला वक्त भी बताएगा और जो मुखालिफिन है उनके लोगों के जो मुंह हैं वो भी बंद कर दिए जाएंगे। और जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं वो इस मामले में बड़े कंसर्न है कि उनकी पार्टी का जो हर वर्कर है वो आवाम की खिदमत के लिए मौजूद रहे। तो आप उनके इस बयान को कैसे देख रहे हैं और वाकई क्या इतनी सारी डेवलपमेंट हो गई है कराची में? ये सारे चीज़ें सब ठीक है कराची? इट्स भाई वो गोइंग ग्रेट। पता नहीं कोई चश्मा लगा के देखते हैं वो कितनी डेवलपमेंट हो गई है। हाँ। देखें आपको 2008 से मैं बताता हूँ, 2008 से 2024 में ये बैठे हुए 16 साल हो गए। जब भी हमें ये मिलते हैं मैं ये बोलता हूँ कि भाई ये उंगलियाँ हैं, कोई बड़े प्रोजेक्ट बता दें जो आपने मुकम्मल किए। 2008 से 2013 तक वफाक में सूबे में ये गवर्नमेंट थी पीपल्स पार्टी की। फिर हम आते हैं उसके बाद ये मखलूक हुकूमत नून लीग आई, फिर PTI आई, फिर अभी ये बैठे हुए फिर उसमें अभी सिंध में इनकी हुकूमत है। तो सिंध में कराची उसका दिल है। तो मैं ये बोल रहा हूँ 2008 से मैं गिनता हूँ 2024 16 साल में ये 10 उंगलियाँ मेरे हाथ में हैं। अगर वो गिन के बता दें कि भाई अशरफ साहब S3 ग्रेटर सीवरेज का वो हमने पूरा कर दिया, K4 हमने मुकम्मल कर दिया, सिस्टम जो है सीवरेज का पानी का हमने पूरा कराची में चेंज कर दिया। लेकिन अशरफ भाई वो ये कह रहे हैं ना भाई अब आगे जो आने वाला साल है उसमें आवाम से किए हुए वादे पूरे करेंगे। जी करेंगे ना, रोटी कपड़ा मकान सब दे रहे हैं। वो एक मंसूबा था जो अभी हम बात कर रहे थे सफूरा वाला जो रेड लाइन का जो बन रहा है कराची यूनिवर्सिटी पे। यूनिवर्सिटी रोड पहले मैं बताऊं कि इस वक्त पूरे मुल्क की सबसे महंगी यूनिवर्सिटी रोड उन्होंने बनाई। ठीक है, खिदमत की उन्होंने, सर्विस लेन ये वो अरबों रुपए लगा दिए। तो अरबों रुपए जब कहीं प्रोजेक्ट पे लगते हैं तो इट विल कॉस्ट, तो 10 साल वो मंसूबा चलेगा। इस पे पैसे लगाए ना, कर्जा लेके वर्ल्ड बैंक से, इससे आपने लगाए। 2 साल बाद आपको याद आया कि यहाँ पे रेड लाइन बनानी है, वो फिर उखाड़ दिया आपने। और उसके बाद 1.5 साल से वहाँ काम बंद था। अब वो 1.5 साल बंद रहा तो अब उसको स्पीड अप करें तो उसको फिर बोल रहे हैं 2 साल में मुकम्मल हो जाएगा। बना रहे हैं तो उसमें उनको ये ख्याल आ रहा है ओहो ये तो मसला हो गया है, यहाँ से तो हमें कनेक्शन ये करने चाहिए थे, पानी की लाइनों का निजाम ऐसे करना पानी चाहिए। की लाइन का देखें 3 दफ़ा पानी की मेन जो 84 इंच की जो शहर को पानी आधे शहर को दे रहा है 3 दफ़ा तोड़ दिया। सही, मतलब वो जो लोग बैठे हुए हैं, मतलब आप कौन लोग हो यार?
आप कोई अगर काम कर रहे हो शहर में डेवलपमेंट का, तो लोगों को तो रखो, स्वी गैस को रखो, वाटर बोर्ड को रखो, सीवरेज के निज़ाम को रखो, सारे इदारे रखो, उनसे पूछो तो भाई नीचे क्या जा रहा है। आप आ रहे हो, पता नहीं कौन जंगली आए हुए हैं कहीं से, खट 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 खोद के सब कुछ ख़त्म कर दिया ना। आप सोचें 15 दिन इस कराची आधे शहर में पानी नहीं मिला है और वो लोगों ने टैंकर से पानी डलवाया। उनसे जाके पूछे तो 2-2 हज़ार का टैंकर 6-6 हज़ार का बिका है, जो 6 हज़ार का टैंकर था 12 हज़ार का बिका है। ये किसकी गलती है? सही कह रहे हैं, इतवार को जो काम कंपाइल होना था फिर वो पीर मंगल पे चला गया, फिर उसके बाद ये खबर आई कि दोबारा से कहीं ना कहीं ब्रेकेज है। महराज भाई कैसे देख रहे हैं आप इस बयान को, और कराची की जो ओवरऑल अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट है उसमें आपको क्या लग रहा है, क्या पॉजिटिव चेंज आया है, क्या क्या कुछ हुआ है? क्योंकि अब ये जाता हुआ साल है तो इसके ऊपर जरा हम ये डिस्कशन भी कर लें ना कि इस जाते हुए साल में कराची ने कितनी तरक्की की है। देखिए जी, मेयर कराची साहब की बात अपनी जगह पर दुरुस्त है कि ठीक है जी काम हो रहे हैं, हाँ। लेकिन काम हुए क्या है? ये कुछ बारिश हुई थी कुछ अरसे पहले, उसके बाद सड़कें बिल्कुल उधड़ गई थी। भाई ये तो हमने देखा कि स्तरकारी तो हुई, मतलब जहाँ जहाँ सड़कें टूटी हुई थी वहाँ छोटे छोटे पैचेस लगा के ना उसको कंप्लीट, और रातों रात कंप्लीट किया गया। ये भी हमने देखा, एक बड़ा बजट उसके लिए मिला भी था। हाँ। तो वो तो हुआ है, उसके अलावा कोई डेवलपमेंट हमें नज़र नहीं आ रही। आप यकीन करें, मैं इनकी बात को कंटिन्यू करूँगा हमारे मेयर चीफ साहब की, कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप सीधे सीधे जा रहे हो और अचानक जो है वो गाड़ियाँ सारी रुक जाएं? कभी, हमेशा नहीं, देखिए वो तो ट्रैफिक जाम की सूरत अलग है। हाँ। मैं डॉक्टर जियाउद्दीन हॉस्पिटल से करीमाबाद की जानिब जा रहा था, मूसा कॉलोनी के पास से गुजर रहा था, सीधे सीधे जा रहे हैं जी, अचानक जो है वो एकदम ट्रैफिक जाम होना शुरू हुआ और गाड़ियाँ टर्न होना शुरू हो गई। हम समझे हंगामा हो गया, कोई मसला हो गया। बहरहाल हमने तो गाड़ी साइड पे लगाई, फटाफट हमने कहा मोबाइल से कुछ बना लेंगे। कराची वाले जो है ना उनकी जो मेंटालिटी वो इतनी स्ट्रांग है, मतलब हमारी ग्रूमिंग इतनी स्ट्रांग है कि अगर चलते चलते हमारी गाड़ी रुक जाए तो हमारे जहन में 3-4 बातें आती हैं। 3-4 बातें होती है, कहीं हंगामा हो गया होगा, कोई गैस के लिए एहतजाज कर रहा होगा, कहीं बिजली नहीं आ रही होगी, अरे यार अब कितनी देर में हम घर पहुंचेंगे। महराज भाई आप भी ऐसे सोचते हैं? यही हुआ मेरे साथ, मैंने गाड़ी साइड में लगाई और मैंने फटाफट अपना मोबाइल निकाला, मैंने कहा अगर कुछ होगा तो बना लूंगा। हाँ बिल्कुल, और जाहिर सी बात है थोड़ी देर में जब मामला वादे हुए तो पता चला कि बिल्कुल चलते हुए रोड में एकदम से शावल आया है और उसने धनाधन खुदाई शुरू कर दी। ना किसी ने यहाँ से ट्रैफिक रोका, ना किसी ने वहाँ से ट्रैफिक रोका, और उसने खुदाई करने के बाद सारा मलबा वलबा भी निकालना शुरू कर दिया। बेचारे सारे गाड़ी वाले, रिक्शे वाले, मोटरसाइकिल वाले वहाँ फंस के वापस रिटर्न हुए और फिर वन वे से वापस गए। किसी को इतनी तौफीक नहीं हुई कि भाई एक ट्रैफिक के एहलकार को खड़ा कर देते, कुछ लोगों को खड़ा कर देते कि भाई आगे अब काम शुरू हो रहा है। बड़ी बड़ी मशीनरी खड़ी होती है, वो अपना काम कर रही होती है, पीछे से बच्चे जा रहे हैं, खवातीन जा रहे हैं, उन्हें परवाह नहीं, जो जद में आता है वो आ जाए, तो आवाम की गलती है। भाई आपने थोड़ी बैरियर लगाने हैं, आपने थोड़ी स्पॉट फिक्सिंग करनी है, तो आवाम की गलती है क्योंकि वो वहां से गुजर रहे थे तो वो जद में आ गए और फिर उनके साथ ही हादसा हो गया। कभी-कभार तो ऐसा लगता है हम जैसे शहर में रहते ही नहीं है। हाँ, सही। लेकिन वो जो कह रहे हैं अशरफ भाई, वो कह रहे हैं कि भाई मैं अपने वादे पूरे करूंगा और अवाम देखेंगे कि किस तरीके से कराची में काम हुआ है, और क्रिटिसाइज़ करने वाले जो हैं वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और उनके जो एक दिन मुंह हैं वो बंद हो जाएंगे, जो मुखालिफिन हैं जो बातें करते हैं कि भाई ये तो दुआ काम नहीं कर रही। हाँ, कि मेरे मुंह बंद कर दें। सही। हाँ, कि मैं कुछ नहीं बोलूं। हाँ, दुआ है मेरी, अल्लाह मियां इनको कामयाब करे। सही कि आपका इस शहर का जो मसला है ना, हाँ, पानी, हाँ, सीवरेज, सही, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, ये 5 काम आप कर दें, आपको दिन रात सारी सिर्फ दुआएं देते रहेंगे। सही। इनको भी पता है। हाँ, मतलब आप सोचें ना कि जैसे आपने बोला अभी हम खबर का जो देख रहे थे कि स्ट्रीट क्राइम, सही, सिर्फ आप सोचें, मतलब मेरे साथ अटैम्प्ट हुआ है तो आप सोचें कि मैं 1 हफ्ते तक सो नहीं पा रहा था। बिल्कुल ठीक है। हाँ, जिस बच्चे के साथ हमने जो खबरें चलाई हैं उसका क्या टॉर्चर लेवल होगा कि उसकी माँ को आप कर रहे हो, वो बच्चे के ऊपर गन दिखा रहे हो। यार 8 साल के बच्चे पे गन लगे। मैं फिर वही कहूँगा, इतनी हाई लेवल की, क्योंकि बड़े लोग हैं भाई, हाई प्रोफाइल पे, उनको 20 गाड़ियाँ चाहिए सिक्योरिटी की। मगर वो जो गरीब आदमी है जिसके बच्चे पे, 8 साल के बच्चे पे गन तान रहा है वो, सही, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे मैं बताऊँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक इंटरव्यू किया था शुएब शटल से। अच्छा, PhD क्रिमिनोलॉजी हैं वो, इनको भी पता है। साबिक IG सिंध भी। अच्छा, साबिक IG सिंध भी रहे। उनसे मैंने आंख में आंख डाल के जब बोला तो उन्होंने कहा कि ना तुम क्या चाहते हो? हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि अब पुलिस वाले स्ट्रीट क्राइम को ख़त्म नहीं कर सकते। उन्होंने कहा वी कैन। कह रहे हैं ऐसे भी पुलिस वाले हैं कि ख़त्म कर देंगे। उन्होंने कहा सिंपल हमें पावर दी जाए। इनके पास, उन्होंने सिंपल दिया था मुझे इंटरव्यू में कि इनके पास सारी लिस्ट मौजूद है। सही। अभी जैसे लास्ट टाइम IG आए थे कोरंगी में तो वहाँ बताया 25,000 क्रिमिनल्स हैं सिंध में। सही। उनके ऊपर ट्रैक 25,000 क्रिमिनल्स जी, अच्छा,
ट्रैक लगाएंगे, ट्रैकर बाहर की तरह, वो कहाँ भी होगा उसको हम पकड़ लेंगे। मैंने कहा भाई ये तो हो ही नहीं सकता ना, पैसे खर्च होते हैं, डॉलर। अब मसले उन्होंने कहा कि बहुत सिंपल, ये क्रिमिनल है ना, उसने क्रिमिनल क्या मतलब, उसने स्ट्रीट क्राइम में उसने मारा हुआ है लोगों को, इट्स मीन कि वो डेंजरस पर्सन है, डेंजर लेवल होते हैं ना सारे। कह रहे वो लिस्ट में 100 लोगों को आप पकड़ें और इनकाउंटर कर दें, सिंपल बोला था उन्होंने। अच्छा। और 101वां अगर पिस्टल उठा ले तो आप मेरा नाम बदल देना, क्योंकि क्रिमिनोलॉजी में उन्होंने PhD किया हुआ था, उनको उसको पता है कि 1 2 3 4 10 20 30 100 बंदे अगर ये क्रिमिनल बेसिकली ये दीमक हैं। हाँ। जो लोगों की ज़िंदगी को खा रहे हैं। सही। इनको आप जितने भी, अगर आप इनको बैठा के रोज़ के भी पैसे दे देना कि भाई तुम क्राइम नहीं करो, हम पैसे दे रहे हैं आप, वो तब भी मारेंगे वो, क्योंकि उनको एक बीमारी लग गई है, दिमागी बीमारी है। तो उसके लिए सिंपल है, या तो आप उनको पकड़ें या इनको आप जहाँ पे, आप सिर्फ सोचें जिसके बच्चे को, बहुत सारे लोग हैं हमारे जो हमारे कराची प्रेस क्लब में, उनको जब स्ट्रीट क्राइम में हुआ तो उनको गोली आज तक लगी हुई, बिस्तर पे पड़े हुए मारे जाते हैं। मतलब कोई सौदा लेने गया है, स्ट्रीट क्रिमिनल मिल गया उसको, उसने लूटने की कोशिश की, उसने जरा सी रेजिस्टेंस की, उसने मार दिया। मेराज भाई ये कॉन्सेप्ट भी बड़ा एक आम हो गया है कि जी आपने रेजिस्टेंस नहीं करनी, कोई आया है आपके पास, खुदा ना खास्ता आप इस स्ट्रीट क्राइम का शिकार हुए तो आप जो है फ़ौरन अपना मोबाइल दे दें, जो कुछ है आपके पास फ़ौरन से दे दें। अगर रेजिस्टेंस की तो आपकी जान भी जा सकती। देखिए जो वाक़यात कराची में तसलसल के साथ चल रहे हैं उसमें हमने देखा है कि डाकुओं को बिल्कुल ये परवाह नहीं रही कि भाई किसी की माँ का लाल जो है वो मर जाएगा या ज़ख्मी हो जाएगा या ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएगा, तो वो फ़ौरन गोली चलाते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा टेक्निकली मामला ये है कि पुलिस अफसरान से सवाल से हमारी भी बातचीत होती रहती है, क्योंकि हम भी उनसे सवाल करते हैं ना कि भाई ये कैसे होगा। सही। तो एक तो मामला हमारे नफरी की कमी का है जो कि बरसों से है। सही। वो कभी कमी पूरी होकर नहीं दे रही। मैं सिर्फ आपको कोरंगी का जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी 40 लाख की आबादी है, ठीक है, और आपको पता है वहाँ कितने एहलकार काम करते हैं? 1600। 40 लाख की आबादी में 1600 एहलकार काम। 16 पूरे कोरंगी में, बाकी सब जो है VIP ड्यूटीज पर है। हाँ। और 1600 एहलकार जो है वो काम करते हैं। अब आप खाली तनासुब भी लगा लें तो सोच के परेशान हो जाएंगे कि कैसे मैनेज होगा, कैसे मैनेज। ठीक है, चलो एक तो नफरी की कमी का मामला आ गया। हाँ। अच्छा, दूसरा मामला ये आया कि जब डाकू 1600 की नफरी के ऊपर 25,000 डाकू होगा या 20,000 डाकू होगा तो वो उसको कैसे कवर करेगी? सही ना। और तीसरी बात, मैं फिर इनकी बात को कंटिन्यू करूंगा कि अगर आप पुलिस को पूरे इख्तियारात दे दें, मुकम्मल इख्तियार, तो ये स्ट्रीट क्राइम जो है ये ख़त्म नहीं तो तकरीबन 80% कम ज़रूर हो सकता है। और जब ये सियासी मुदाखलतें ख़त्म होंगी तो ये मामला बनेगा। यहाँ तो हमारे यहाँ IG सिंध से लेके नीचे SHO तक सियासी मामला है। अब तो मेरे ख्याल में हम लोगों को ये बात करनी चाहिए कि अवाम कैसे इस मसले का हल निकाले, क्योंकि हर मसले का हल तो अब अवाम के पास है कि अगर आपने जो है वो कोई महंगा मोबाइल लेके जा रहे हैं तो आप बाहर ही ना जाएं। अगर आपके पास कोई महंगी चीज़ है तो आप एक काम करें, घर में ही बैठ के तस्वीर खिंचवा के आप इंजॉय कर लें। मतलब अब तो हर मसले का हल ना अशरफ भाई, आप अगर सोशल मीडिया देखें या घरों में जाएं या ग्राउंड रियलिटी देखें, अवाम ने खुद ही अपने मसलों का हल निकाल लिया। मैंने तो हल निकाल लिया है। हाँ। वो मेरे दोस्त, जब मैं यहाँ से घर जाता हूँ, दोस्त जो करीब रहते कहते चाय के होटल पे आ जाओ। मैंने कहा नहीं भाई नहीं आना, मैं सीरियस। हाँ। क्योंकि भाई बच्चे हैं, ये सब है। मेरी सिस्टर बहुत डांटती रहती हैं। हाँ। अभी भी डांट पड़ी है वीकेंड पे। हाँ। कि कह रहे कि जब तुम्हें पता है कि कराची में ये हालात हैं तो क्यों निकलते हो, बाहर जाते हो। हाँ, ठीक है, बेकार में नहीं जाओ, घर वालों के साथ रहो। तो गलती से दोस्तों के साथ चले गए थे तो डांट पड़ गई। अब वो कंसर्न, क्योंकि वो एक मोहब्बत है, मेरी बहनें, बड़ी बहनें, अब वो डांटा इसलिए कि वो वहाँ बैठ के डर रही हैं कि कुछ हो जाएगा तो क्या करेंगे हम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल इसको कंटिन्यू करते हैं। अशरफ भाई और महराज भाई की जरूर इसके हवाले से बात सुनेंगे, क्योंकि वाकई हमारे घर वाले बड़े परेशान होते हैं कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। खैर, वापस आएंगे। यहाँ हुआ है वक्त एक क्विक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो बात हो रही है टॉप स्टोरी पर, और कराची की टॉप स्टोरी मुमकिना तौर पर क्या होती है। कराची की टॉप स्टोरी मुमकिना तौर पर यही होती है कि हमारे शहर में गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, और स्ट्रीट क्राइम्स उसके हवाले से तो अब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि शहरी अपने तौर पर ही क्या ख्याल रख सकते हैं। महराज भाई, ज़रा आप कुछ कंटिन्यू कर रहे थे, अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा था आपसे कि कराची का स्ट्रीट क्राइम हमेशा से मतलब ज़ेर बहस रहता है और बहुत ज़्यादा मीडिया पर रहता है ना, लेकिन कभी आपने गौर किया कि पंजाब में कुछ नहीं होता क्या, या खैबर पख्तूनख्वा में स्ट्रीट क्राइम नहीं होता? क्राइम्स तो मतलब किसी और सूबे में नहीं होता, हर जगह क्राइम्स तो हैं। ऐसे ये मुझे सवाल इसलिए अभी ये मतलब मुझे मेरा ख्याल आया है ये बात करने का
कि एक आला पुलिस अफसर के साथ मैं 2-3 दिन पहले उनसे मुलाकात हुई, एक स्टोरी आप के ये लिए कहना बैठा चाह हुआ रहे हैं था। कि क्राइम्स जो है वो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ही होते जी हैं, हाँ। लेकिन कराची मशहूर ज्यादा क्यों? हाईलाइट होता है, हाँ, ज्यादा हाईलाइट होता है, ताकि हाँ। खौफ ज्यादा से ज्यादा फैले। लोग जो शहर से बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, वो तो ऐसा समझ रहे हैं यहाँ बैरूत बना हुआ है। अच्छा, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ। तो उस आला अफसर की बात मुझे जरा क्लिक कर गई। हाँ। उसने मुझसे कहा कि जनाब मेराज साहब, मैंने कहा भाई वो स्ट्रीट क्राइम का डेटा जो है पूरे साल का दे दें, सही, और जो आपने गिरफ्तारी की है वो भी बता दें तो हम बात सही। कर लें। तो वो सारी बात करने के बाद उन्होंने कहा भाई साहब बात यह है कि मैं पंजाब में भी रह के आया हूँ, हाँ, और मैं गारंटी आपको देता हूँ इस साल का स्ट्रीट क्राइम का, डकैतियों का और मारामारी का जितना रिकॉर्ड है, आप कराची का उठा लें सही। और लाहौर का उठा लें, सही। तो आप यकीन कीजिए कि लाहौर का जो क्रिमिनल मामलात होंगे वो हमसे ज़्यादा होंगे। अच्छा, लेकिन हाईलाइट क्या होना है? कराची। कराची। तो कह रहा है भाई बस जैसे आप बोले हम तो वो जवाब दे देंगे। तो उनकी बात से मुझे एकदम ज़हन में ख्याल आया कि हम सिर्फ कराची की स्ट्रीट क्राइम पर इतनी बात कर रहे होते हैं, तो मैंने नहीं देखा कभी टीवी पे कि जी लाहौर में जो है पूरे साल में डकैती की वारदातें कितनी हुई। हाँ, ठीक है, और उस पर कोई आला अफसर बैठा हुआ हो, वो बता रहा हो जी बिल्कुल इतनी वारदात हुई और हमने ये कार्रवाई की, ऐसा नहीं है। सही। सिर्फ कराची में ज़्यादा फोकस है, और कराची में जाहिर सी बात है जितनी ज़्यादा चीज़ हाईलाइट होगी, हाँ। उसका परसेप्शन क्या जा रहा है, अब ये देखिए। सही। अभी आप एक अभी डिस्कशन भी कर रहे थे, बता भी रहे थे कि जब किसी ने शिफ्ट होने के लिए कहा कि वो कराची शिफ्ट हो रहे हैं, तो क्या आप जी थोड़ा जी, सा मेरे शेयर करें? अजीज हैं, हाँ। रिश्तेदार हैं, मैं हैदराबाद जाना हुआ मेरा, हाँ। तो उनसे मैंने कहा कि भाई आप सुना है कि कराची शिफ्ट हो रहे हैं? कह रहे मैं हाँ यार हो तो जाऊँ मैं कराची शिफ्ट, और वाकई तैयारी भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जो डर लगता है वो ये है कि मैं अगर वहाँ से मेरा बेटा कोई सामान लेने निकलता है, उसको किसी ने लूट लिया, और अगर उसने थोड़ी जज्बात में आके उससे रजिस्ट कर लिया तो क्या होगा? सही। क्यों कि वो जब भी हैदराबाद से कराची आए हाँ, उनके साथ वारदात हुई है, ओहो, तो अब उनके दिल तो में एक खौफ जिंदगी बैठ में गया। उन्होंने ये सोच लिया कि जी, उन्होंने जी। कराची नहीं वो कह आना। रहे हैं कि जी मैं शादी में से गुलबर्ग के इलाके में, सेंट्रल का इलाका था, हाँ। वहाँ से शादी से बाहर निकला हूँ और घर की तरफ आने के लिए, और ये जब पुरानी सब्जी मंडी के पास पहुंचा तो उसके बाद वो मोटरसाइकिलों पर लड़के आए, उन्होंने आगे से रोक लिया, और रोकने के बाद पूरी 2 गाड़ियां थी, दोनों गाड़ी में फैमिलीज बैठी हुई थी, सोना पहना हुआ था, उन्होंने शादी से वापस आ रहे थे, सबके हाथों में तो ये मोबाइल उनकी थे। गलती थी ना, कराची में आप गोल्ड पहन के शादी में जा रहे हैं, ये तो देखिए तो वो सिर्फ इस वजह से हैदराबाद में रुके हुए हैं। आवाम की है। आप सुने, वो सिर्फ इस वजह से, मैं उनकी बात का लब्बो लुबा बताऊं, वो सिर्फ इस वजह से हैदराबाद में रह रहे हैं और कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि यार कम से कम रात को 1-1:30 बजे अगर मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं निकलता हूं तो मुझे कोई मैं सुकून लूटता नहीं से है, वापस आ सकता हूँ। मुझे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है। चले जी, ये तो हमने क्राइम्स की बातें कर ली, और जो जो हमारी टॉप स्टोरी थी वो हमने कोशिश की कि हम उसको डिस्कस करें, लेकिन एक अच्छी खबर भी जो है वो मैं आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। और अच्छी खबर जो है ये है कि जनवरी में, मतलब जनवरी के मिड में जो है वो अब कराची में 2 फ्लावर शो भी होने जा रहे हैं, एंड दिस इज़ वेरी गुड एक्टिविटी। और ये जो फ्लावर शो हैं ये नॉर्थ के एरिया में होंगे, और ये जो नॉर्थ में रहने वाले लोग हैं ये उनके लिए अच्छी खबर है कि एक नॉर्थ नाज़िमाबाद में और जनाब एक बफर जोन में फ्लावर शो होने जा रहा है, एंड दिस इज़ वेरी गुड एक्टिविटी कि जी कराची के लोगों को भी अब इस तरह की बहारें दिखाएंगे, बहारें दिखेंगे। अभी ये कि ये मैं बताऊं कि सेंट्रल में अगर हम देखें तो ये संडे को गया था मैं चचा ज़ाद भाई के यहाँ, माशाल्लाह उसको बेटी हुई है। अच्छा। तो वहाँ हॉस्पिटल गए थे मिलने, तो मैंने वहाँ गया तो ईदगाह ग्राउंड में फूलों की नुमाइश लगी हुई थी। सही। तो टीम को बोला कि भाई आप जाएँ, तो उन्होंने कवर किया, तो बहुत अच्छा, यानी कि रश बहुत था। हाँ। तो मैं तो खैर हॉस्पिटल गया था, तो वहाँ पे देखा कि बहुत ज़बरदस्त फैमिली के लिए सिर्फ था अलाउड। सही। तो फूलों की नुमाइश थी, जमात इस्लामी वाले करा रहे थे, उसके साथ ही वहाँ पे जो है और मतलब कि कव्वाली वगैरह और दीगर वो भी, और बच्चे भी इंटरेस्ट वहाँ पे आके एंजॉय कर रहे थे ना। और वो बाहर, क्योंकि ये जो मौसम है विंटर का, तो उसमें सर्दियों के मौसम बहुत सारे होते हैं, सर्दियों के जो फूल होते हैं वो अलग कलर के होते हैं, तो वो सब लगाए हुए। तो आप रंग जितना देखेंगे, जितने अच्छे अच्छे रंग देखेंगे, तो जैसे कलर मुख्तलिफ पहने तो अच्छा, आपका मूड भी अच्छा हो जाता है। तो ये वाला जैसे कि बहुत सारे फूल हैं जो कि अलग अलग मौसम में होते हैं, और ख़ास तौर से सर्दियों के मौसम में तो मेंटल ग्रूमिंग के लिए, आपके एनवायरनमेंट के लिए जो है ना, इस तरह के एग्जीबिशंस जो है वो बड़े ज़रूरी होते हैं। मिराज भाई को भी बहुत पसंद है ना फूल। अच्छा, मिराज भाई आपको फूल शूल पसंद है? फिर तो ये खबर बिल्कुल आपके लिए है। बात है कराची शहर ये बताएं आप किस किस के लिए फूल लेके जाते रहे? ये नहीं बताया। ये तो खैर बड़ी मुश्किल से बात है, लेकिन मैं तो सिर्फ अपनी वाइफ के लिए ले जाता हूँ और ले जाता था। तो खैर इसको छोड़े। नहीं, क्योंकि जब मैं फ्लावर शो की बात करी थी तो सबसे ज्यादा महराज भाई मुस्कुरा रहे थे। तो महराज भाई, ये ट्रैफिक के मामला जो आप बताते हैं हमें, यहाँ पे जो बीच बीच में जो गजरे वाले जो गजरे बेचने आ रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो आपका उनमें होता होगा कि जी मैं गजरा ले लूँ इनसे, या मैं जो है वो फूल खरीद लूँ। लेकिन बताएं किसके लिए? देखें, एक तो ये मूड पर है कि खरीद लूँ, ठीक है,
और दूसरा जाहिर सी बात है, खरीदोगे तो अपनी वाइफ के लिए खरीदूंगा। घर भी जाना है। ऑब्वियसली, हाँ। बिल्कुल, मैं तो लाइव बैठा हम हूँ। भी तो यही चाहते हैं कि आप लोगों को बताएं कि भैया हाँ। भाभी के लिए अच्छा, गजरे वगैरह भी लेते हैं। फूलों का ना हमारे आपके मूड पर, हमारे जो भी हमारे जहनी मामला चल रहे हैं, हम लोग फ्रस्ट्रेट उसके लिए बड़ी एक अच्छी खबर है, एक हेल्दी एक्टिविटी है। बहुत अच्छी बात है, और ऐसी एक्टिविटीज में जाना भी चाहिए। वहाँ कम से कम आप आधा घंटा भी गुजार के आ जाएंगे ना, आपका कम से कम पूरा दिन जो है वो फ्रेश गुजरेगा, माइंड फ्रेश होगा। वरना देखिए, वहाँ से बाहर निकलने के बाद आपको सिर्फ मसाइल का सामना है, ठीक है ना। उन मसाइल से निमटते निमटते आपने घर पहुंचना है, और घर से निकलना है, अपने ऑफिस पहुंचना है, तो भी मसाइल से निमटते हुए आना है आपने। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज है, इनको बढ़ना चाहिए। मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर ये अभी 2 नुमाइशें हो रही हैं, ठीक है, तो इसी तरह की और मजीद नुमाइशें भी शहर में लगनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल लगनी चाहिए भाई। मेरे लिए तो ये बड़ी अच्छी खबर इसलिए भी है कि ये नॉर्थ के एरिया में हो रही है और वहाँ के लोग जो है वो जाके एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, एक और खबर जल्दी से जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। 3 पाकिस्तानी जो खवातीन, 3 बांग्लादेशी खवातीन जो हैं वो गिरफ्तार हुई हैं। तो थोड़ा सा इस खबर का बैकग्राउंड बताएं, फिर मैं जो है ना वो अशरफ भाई से डिस्कस करती हूँ। देखिए जी, FIA की ये कार्रवाई थी, और उन्होंने जो है वो गलत शनाख्ती कागजात अपने बनाए हुए थे, जिस पर वो सफ़र करना चाह रही थी, और फिर यहाँ से गिरफ्तार हुई। तो इसमें एक तो ये बहुत अच्छी बात है कि आजकल हम ये देख रहे हैं कि हमारी FIA जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है। अच्छा, क्योंकि जब से वो मामला आए, इससे पहले भी हमने बात की थी ना कि इलीगल इमिग्रेंट्स वाली जो थी, यहाँ से लोग जा रहे हैं, बेचारे मर रहे हैं या बीमार हो रहे हैं या कहीं जेलों में जाके बैठ जाते हैं। तो इस तरह के मामला जब ज़्यादा हाईलाइट हुए, तो उसके बाद एक्टिव हुई और FIA हमारी, और FIA ने फिर जाहिर सी बातें कार्रवाई शुरू की। तो अब ये 3 खवातीन भी, ये बांग्लादेशी खवातीन, जी हाँ, बांग्लादेशी खवातीन है। इन्होंने पाकिस्तान का भी वो जाली कागजात अपने बनाए हुए थे, और फिर यहाँ से वो सफ़र करना चाह रही थी, और उनको बिल्कुल अच्छा वो पकड़ा गया। और दूसरी बात यह है कि इस तरह के सफ़र करने वाले लोग पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि दुबई ने जो है वो वीज़ा अपनी मेराज भाई ये कैसे चेक एंड बैलेंस नहीं करते? कोई भी आएगा हमारे मुल्क का ID कार्ड बनवा लेगा, उसके अंदर सारे कुछ चेंजेस हो जाएंगे, मतलब पासपोर्ट, बिल्कुल शनाख्ती कार्ड जो बनाता है ना आपका, तो आपका शनाख्ती कार्ड बोले कहाँ जाता है पता है आपको? नादरा का तो इस्लामाबाद में सिस्टम है। पासपोर्ट आप अप्लाई करेंगे, इस्लामाबाद जाता है बनाने। सवाल ये होता है कि अगवानी उनके शनाख्ती कार्ड बने, उनके पासपोर्ट बने, वो पकड़े भी गए। फिर इसके बाद ये 3 खवातीन थी, इनका कौमी शनाख्ती कार्ड बनना इट्स मीन कंसर्न है। तो ये सवाल उठता है वो कौमी इदारे पे, ठीक है, कि वो क्या कर रहे हैं। शनाख्ती कार्ड अगर बना, इट्स मीन अगर मैं जाऊंगा ना, मैं अपने बेटे का कराने गया तो बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, बल्दियात का वो चाहिए, UC का चाहिए, सारा डाटा मैट्रिक का, ये सब करके। वो मुझे एक खबर याद आ गई कि अगर आपने मैट्रिक के कोई डेट या कोई चीज़ भी चेंज करवाने जानी है, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट यहाँ बैठे थे, तो वो कितना मुश्किल होता है। वो आपको मतलब इतना घुमा देते हैं, हाँ, अखबार में दें, ये सारा। और ये आप जहाँ आपने कायदे-आज़म दे दिया ना, तो बस काम हो जाएगा। मेन ये है कि आप अपनी नेशनलिटी बेच रहे हैं। वो लोग उनके खिलाफ, मैं जब लास्ट टाइम था उसमें, तो हमें एजेंसी ने खबर दी थी, वो जो चलाई थी, मैं देख के हैरान रह गया था। 40 अफसरान थे नादरा के, कैटेगरी डॉक्यूमेंट अभी तक है मेरे पास। 40 बड़े अफसरान, उनके नाम एजेंसी ने दिए थे, और कहा था ये कंसर्न है जिसमें अगवानी, ईरानी, इन सब के लोगों के। उसके बाद अब क्रैकडाउन भी हुआ कि अगवानी को यहाँ से बाहर निकालना है। इसी तरीके से उन्होंने तीनों के नाम लिए थे, बंगाली, बांग्लादेश के लोग, ईरान के लोग। ये हम अगर मैं ये उनसे सवाल किया, आप तो ये अपना शनाख्ती कार्ड उनको बना के दे दिया, नेशनलिटी वहाँ जाके बना सकते हैं ईरान का या उसका? नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। नहीं हो सकता, बिल्कुल। आप बीइंग अ पाकिस्तानी ये तमाम तर चीज़ें सोचनी चाहिए कि हमारे मुल्क का जो कार्ड है, शनाख्ती कार्ड है, कौमी शनाख्ती कार्ड है, वो कैसे कोई और जो है वो बनवा सकता है? उसके ऊपर अपनी मर्जी की जो है वो डेट्स भी लिखवा रहे हैं, अपनी मर्जी से शनाख्ती कार्ड बनवा रहे हैं। इसके ऊपर सीरियसली क्रैक डाउन होना चाहिए कि कौन कहाँ से बिलोंग करता है, कौन क्यों आया है, उसके पास पूरी सफरी दस्तावेजात होनी चाहिए। चलिए जी, हमारे साथ ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई मौजूद थे और मेराज भाई मौजूद थे। इन दोनों का बेहद शुक्रिया। और शो में यह वक्त तो है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो फिर कुछ बात करेंगे हम ब्राइडल सीजन की, वेडिंग ट्रेंड्स की, और किस तरह का ड्रेस जो है वो आपको चूज़ करना चाहिए। सो स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10।
वेलकम बैक। तो जनाब थोड़ा सा बात करेंगे हम स्टाइलिंग पे, ट्रेंड पे, लेकिन उससे पहले टॉक ऑफ द टाउन, दो शादियां बड़ी ज़बरदस्त हुई हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, जिनकी तस्वीरें बहुत वायरल हो रही हैं और लोग जो है कभी सादगी को पसंद कर रहे हैं और कभी जो है बड़ी ज़बरदस्त ड्रेसेस को पसंद कर रहे हैं। शहरयार मुनव्वर की शादी और बहुत ज़्यादा लोग इस हवाले से बात कर रहे हैं। अब इशू ये होता है कि कौन सा ट्रेंड इन है, कौन सा ट्रेंड आउट है, आप वेस्टर्न वेयर करें, ईस्टर्न वेयर करें, और क्या ग्लोबली ट्रेंड इन है। क्योंकि हमारे यहाँ जो शादियाँ होती हैं डेफिनेटली वो मामूली शादियाँ नहीं होती। लोग जो है इसके पीछे पूरी थॉट प्रोसेसिंग करते हैं कि जी हमने कैसा ड्रेस चूज़ करना है, कौन सा मेकअप आर्टिस्ट हमने चूज़ करना है। और इसी पर बात करने के लिए आज हमने बुलाया है वेरी ऑन लीडिंग स्टाइलिस्ट एंड ब्यूटिशियन मोना जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। यस मोना, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है ना किसी भी ब्राइड के लिए, उसकी फैमिली के लिए, जब उसकी शादी डिसाइड हो गई है और उसके बाद अब उसने ड्रेस चूज़ करना है, उसने मेकअप आर्टिस्ट चूज़ करना है, इधर वो जाती है सलून पे कोई पार्लर पिक करे या फिर वो कोई मेकअप आर्टिस्ट, ये कितना मुश्किल मरहला होता है, इसमें क्या करना चाहिए सबसे पहले? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि ब्राइड को करना क्या चाहिए। हाँ। वो सबसे पहले कंफ्यूज होती है कि अब शादी इतनी करीब आ गई, या शादी को 1 साल है, या शादी को 2 महीने है, अब सबसे पहले वो करे तो क्या करे। सबसे पहले उनको अपना स्टाइलिस्ट चूज़ करना चाहिए। मेकअप आर्टिस्ट और स्टाइलिस्ट में ये फ़र्क होता है कि मेकअप आर्टिस्ट ना कि सिर्फ वो मेकअप करेगा। हाँ। जो आप बताएंगे भाई ये मेरा ड्रेस है और ये है और इस तरह का मुझे मेकअप चाहिए, वो आप खुद डिसाइड करेंगे। सही। और जो एक स्टाइलिस्ट होता है वो आपको पूरा लुक देता है। जब आप उसके पास जाएंगे सारी चीज़ें डिसाइड करने से पहले, फॉर एग्जांपल अगर आपकी शादी है साल बाद और आप मेरे पास आई हैं कि मोना आप मुझे बताएं मुझे क्या करना चाहिए, तो आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से, आपके एक अपने ओन स्टाइल के हिसाब से, आपके जो है आपके जो दिमाग में आपकी जो अपनी एक पिक्चर आ रही है उसके हिसाब से आपका एक पूरा लुक फॉर्मुलेट किया जाएगा। क्या आपका ड्रेस जो है वो इस तरह का होना चाहिए, आपके जो मेकअप है वो इस तरह का होना चाहिए, आपके जो न्यूट्रिशन है जो आप आगे जाके खाएंगी वो किस तरह का होना चाहिए, आपकी डाइट में आपको क्या चीजें लेनी है कि जो आपकी स्किन पे ग्लो आएगा, फेशियल्स आपके कौन कौन से मरहले पे कौन से होंगे, अगर तो आपको एस्थेटिक की जरूरत है तो वो आपको कौन सी करानी है। तो ये सारी चीजें आपका स्टाइलिस्ट आपको गाइड करेगा, जो कि अक्सर सैलून्स में ही होते हैं। जो कुछ सैलून है, आपकी रिसर्च अच्छी होनी चाहिए कि आपको कौन सा स्टाइलिस्ट सेलेक्ट करना है। अब ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा स्टाइलिस्ट सेलेक्ट करना है? एक तो आप जी बिल्कुल, एक तो आप उस स्टाइलिस्ट को खुद देखेंगे कि वो आपके स्टाइल से मैच कर रहा है या नहीं। अच्छा। जरूरी नहीं है कि हर स्टाइलिस्ट आपको वो लुक दे सके जो आप चाहते हैं। आप स्टाइलिस्ट का अपना पर्सनल जो है पोर्टफोलियो वो भी चेक करेंगे कि अगर वो मिनिमलिस्टिक है तो वो आपको उस तरह का लुक अच्छा दे पाएगा। अगर वो बहुत ही फ्लैम्बॉयंट है, बहुत हैवी मेकअप करने वाला स्टाइलिस्ट है, तो वो आपको उस तरह का दे पाएगा। आप उसकी पर्सनैलिटी को देखें, उसके काम को देखें, उसको रिसर्च करें। अगर आपने स्टाइलिस्ट सही सेलेक्ट कर लिया, फिर आगे आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। आगे आपकी जिंदगी सुकून। आगे सुकून में। अच्छा मोना, यूजुअली ये होता है कि ये इतना पजलिंग टाइम होता है या इतनी ऐसी पजल सिचुएशन होती है कि आप जो है वो एक तरफ पिक्चर देखते हैं जिसमें एक ब्राइड जो है, एक दुल्हन जो है वो बड़ा हैवी मेकओवर के साथ बैठी हुई है, उसने गजरे शजरे सारी चीज़ें लगाई हुई हैं, मतलब हर जगह आपको कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा कि ब्राइड वो कम लग रही होती है, लेकिन हर जगह पेंट्स एंड कलर्स, हाँ बिल्कुल। तो और एक जगह वो दूसरी जगह वही पिक्चर्स वो देख रही होती है, एक और ब्राइड होती है जो बड़ी सादी होती है, फिर एक और ब्राइड बड़ी वेस्टर्न होती है। सबसे पहले तो अपने आप को पहचानना कितना मुश्किल होता है कि भाई मुझ पे वेस्टर्न अच्छा लगेगा या मैं कल्चरल ड्रेस पहन के अच्छी लगूंगी। क्योंकि अब यूजुअली ये होता है कि जब हमारे फैमिलीज़ में या मोस्टली लोग ये कहते हैं जी एक नॉर्मल सी बात है कि बारात का शरारा तो रेडी होगा, एक कॉमन परसेप्शन है, मगर अब कलर्स चेंज हो गए हैं, थीम चेंज हो गई है, चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो क्या वाकई एक तो ये भी बताइएगा कि रेड कलर शरारे में इन है या नहीं है, या वेयर करना चाहिए या नहीं। दूसरा, चूज़ कैसे करें कि हम पे क्या अच्छा लगेगा। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको बस अपना सिर्फ स्टाइलिस्ट चूज करना है, सही, रेस्ट दे विल डू। हाँ। आप फिर आपसे जब कम्युनिकेट करेंगे कि आपकी चॉइसेस क्या हैं, आपका स्टाइलिस्ट आपको तस्वीरें दिखाएगा, फिर आप वो देखेगा कि आपको कौन सी चीज़ें पसंद आ रही है, आपको कौन सी चीज़ क्लिक कर रही है। फॉर एग्जांपल, एक लड़की है बहुत नाजुक सी, उसके ऊपर ना गजरे वाला लुक जो जैसे आप कह रही हैं, और जैसे आप थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक कह रही हैं, वो बहुत अच्छा लगेगा। एक लड़की है कि बहुत उसके फीचर्स बहुत वेस्टर्नाइज्ड हैं, तो उसके ऊपर थोड़े से लाइट कलर्स अच्छे लगेंगे, थोड़ा सा लाइट मेकअप अच्छा लगेगा। अच्छा, और आपका एक और सवाल था, मेकअप हैवी करें या लाइट करें। हाँ।
तो जो ग्लोबल ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि अभी मैं दुबई से फैशन शो एक करके आई हूँ, तो उसमें भी जो मेन थीम थी, क्योंकि आप अपनी नॉर्मल फैशन जो आता है फैशन वर्ल्ड में वो पहले आता है, उसके बाद वो फ्लो करता है नॉर्मल लाइफ में। तो व्हेन यू आर वर्किंग विद द फैशन पीपल, व्हेन यू आर वर्किंग विद द बैक स्टेज, यू गेट टू नो ऑल द ट्रेंड्स। तो वो हमें ज़्यादा पता है बनिस्बत के वो अगले 1 साल बाद आता है जनरल मार्केट में। सही। तो अगर आप अपने स्टाइलिस्ट से कंसल्ट करते हैं कि ग्लोबल ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, ठीक है, तो उसकी झलक आप में ज़रूर आनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि एक ब्राइड हर बार ही ट्रेडिशनल हो, वो थोड़ी सी मॉडर्नाइज भी हो सकती है। अगर हम ग्लोबल ट्रेंड्स की भी बात करें तो मिनिमलिस्टिक मेकअप चल रहा है। जिस तरह आप जितनी भी सेलिब्रिटीज की शादी देखेंगे, जिस तरह आप ये शहरयार मुनव्वर की देख रहे हैं, आप अगर कपड़ों को नोटिस करेंगे वो बहुत हैवी है, ज्वेलरी बहुत हैवी है, मगर मेकअप जो है वो अपनी शक्ल को चेंज नहीं कर रहे लोग। बिल्कुल, आपके शक्ल को सॉफ्ट रखना है, आपको खूबसूरत दिखाना है, मेकअप की दुकान नहीं दिखाना। बिल्कुल, ये ग्लोबल ट्रेंड है। बहुत सारे लोग जो है वो इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि जी ठीक है, अगर हमारा ड्रेस हैवी है तो हमारा मेकअप भी हैवी हो। नहीं, ग्लोबल ट्रेंड्स में मेकअप अब हैवी नहीं चलते। यूजुअली अगर जितना लाइट आपका मेकअप होगा, जितना खूबसूरत आपका ड्रेस होगा, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा मोना, अब किसी ने ड्रेस ही बहुत ऐसा लिया है कि वो बिल्कुल सादा सा ड्रेस है, लाइक उसने गाउन वेयर किया हुआ है, तो उसके ऊपर फिर किस तरीके से वो अपना मेकओवर कर सकता है? उस पर थोड़ा हैवी मेकअप। देखिए, हैवी का मकसद क्या है? हमारे यहाँ पे हैवी को समझते हैं कि पहले सफ़ेद कर दिया, बिल्कुल पहले तो बेस लगा के, पहले तो सोचते ही नहीं है कि ये क्या इनका कलर पहले है। आपने वो एक ही बेस की बॉटल होती है, वो सबको एक ही कलर का बना दिया। 25 ब्राइड भी बैठी होंगी ना उस सैलून में, वो सारे एक ही कलर की होंगी। ये कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो वो सबको एक ही बेस लगाते हैं। फिर उसके बाद आधी ग्लिटर वाली आ रहा और आधी ब्लैक कर दी। यही सबको करना है। और लाल रंग की लिपस्टिक, आईज जो है वो ब्लैक हो जाएंगी, यहाँ जो है बहुत सारा शिमर सा ग्लिटर आ जाएगा, और फिर वो लिपस्टिक या तो न्यूड कर देंगे, बिल्कुल चमकेगा एकदम। वो भी नहीं कि ग्लो करेगा, फ्राई पैन की तरह, जो वो नहीं होता जिसके अंदर अंडा बनाते हुए आप 1 महीने तक धोते नहीं है फ्राई पैन, वो वाला फ्राई पैन की शक्ल लगती है। और वो ना यूजुअली होता है कि चीक्स के ऊपर कहीं बहुत ज्यादा चमक आ रही होती है और कहीं वो डल हो जाता है, तो वो बैलेंस भी नहीं मेकअप को कर पाते ना। एग्जैक्टली आप क्या प्रेफर करती हैं कि किस तरह का फिर मेकअप करना चाहिए? ये जो सिंपल गाउन्स होते हैं या शरारे होते हैं, इस तरह से? देखिए, अगर सिंपल मेकअप है तो सबसे पहले आप समझेंगे कि वो लुक क्या आप बनाना चाह रहे हैं, वो बंदे की पर्सनालिटी के हिसाब से बनेगा। अगर तो वो गाउन भी लाइट है, ठीक है, और अगर वो जो लड़की है वो चाह रही है कि एक वो लाइट प्रिंसेस वाला, फेरी टेल वाला चाह रही है, तो आप उसको सॉफ्ट कर्ल्स देंगे, थोड़े से बाल निकले हुए हैं और सॉफ्टली आपने इसको टाई किया हुआ है, दुपट्टा थोड़ा सा पीछे करके लगा दिया, लाइट मेकअप भी करें तो भी वो गाउन बहुत उठेगा। अगर तो वो लड़की चाह रही है कि वो मुझे डीवा लगना है, मुझे एक बहुत ही पावरफुल वुमन लगना है, तो आप उसको डार्क स्मोकी आईज भी दे सकते हैं। और अगर बिल्कुल ही समझ लें एक वाइट गाउन है, तो आपने अगर ब्लैक स्मोकी के ऊपर आपने ब्लैक ग्लिटर दे दिया, दैट आल्सो लुक्स वेरी वेरी ग्लैमरस। अच्छा, सही, ठीक है। अच्छा चलें, एक तो ये वाले तो हमने ट्रेंड्स मूना ने हमें बताया कि किस तरह से हमने जो है वो मेकअप अपना कैरी करना है ड्रेस के साथ। अब सबसे बड़ा जो एक मसला होता है वो ये होता है कि आपने कहा कि जो भी ब्राइड है वो अपना सबसे पहले स्टाइलिस्ट जो है वो चूज़ करे। यूजुअली ये होता है मुना कि अब किसी की शादी जो है वो लाइनअप हुई और शादी की जो डेट्स करीब आती हैं तो वो सबसे पहले अपनी स्किन कंडीशन को देखे बिना वो सबसे पहले कहते हैं जी हम पॉलर जाएं, हम बुकिंग करा लें, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि मीनवाइल उन्होंने अपने ऊपर क्या काम करना है। इस हवाले से भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन शो में आ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमें कहीं नहीं जाना, मूना जी हमारे साथ हैं और इनसे आज हमने सारी बातें पूछ लेनी है जो आपके मसलों का हल है। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब मूना जी हमारे साथ हैं और स्टाइलिंग के हवाले से आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं आपकी जो भी क्यूरीज़ हैं, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश यही है कि आप लोगों के जितने सवालात होते हैं ना हम सबके, वो सारे आज पूछ लिए जाए मूना से और मूना हमें जवाब दे के जाएँ और हमारे मसलों का हल मिले। अच्छा मूना, ये जिस तरह से अभी मैं आपसे डिस्कस कर रही थी कि हम लोग यूजुअली ये करते हैं कि हम लोगों का इस तरह से होता है कि हम लोगों जब लाइनअप हो रही होती है किसी की शादी या शादी की डेट्स आ जाती हैं तो जाके सबसे पहले जो है वो हम ये सोचते हैं कि भाई हमने पॉलर की बुकिंग करानी है, लेकिन अपनी स्किन की कंडीशन को जो है वो हम नहीं देखते। तो उसके बीच में क्या करना चाहिए ब्राइड को? कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए? क्या फिर उसने करना चाहिए? जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो आपका स्टाइलिस्ट बताएगा, बट अगर एक दुल्हन है जिसने स्टाइलिस्ट नहीं सेलेक्ट कर पाई है, वो एक नॉर्मल सैलून से अपना मेकअप करवा रही है,
तो उनको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि उसकी स्किन जो है वो उसकी कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए मेकअप से पहले। अगर तो वो नहीं होती स्किन परफेक्ट तो बहुत ज़्यादा मेकअप करना पड़ता है और जिसकी वजह से अपना नेचुरल ग्लो नहीं आता। फिर वही होता है कि ऊपर से जो आप कह रही हैं कि शिमर लगाते हैं ग्लो देने के लिए नेचुरल, क्योंकि वो अंदर से स्किन ही हेल्दी नहीं होती। स्किन हेल्दी नहीं होती तो अंदर से वो ग्लो कभी भी, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आज आना था आपके शो पे, तो मैंने कल कोरियन मार्च शीट लगा के अपनी स्किन को प्रिपेयर कर लिया, पर सुबह उठ के मुझे 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे। राइट। तो मुझे ना तो मुझे कुछ करना पड़ा स्किन पे, ना मुझे कुछ बेस लगाना पड़ा, सिर्फ कंसीलर लगा के आई वाज रेडी। सही। तो इसी तरह आप अपनी स्किन को केयर, और ये नहीं कि दुल्हन कहती है हाँ भाई 3 दिन पहले तो हम फेशियल तो कराएंगे ना, बस ठीक है और कुछ जरूरत नहीं है। वो उन 3 दिन पहले आप स्किन को कुछ ज्यादा कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप स्किन को फॉर एग्जांपल पीलिंग की जरूरत है, फॉर एग्जांपल अगर उसकी स्किन पर बहुत एक्नी मार्क्स हैं, यंग लड़कियों के अक्सर होते हैं, तो आप पीलिंग नहीं कर सकते फिर स्किन पे। तो आपको ये सारे डिसीजन अगर 2 महीने भी है ना तो 2 महीने पहले लेने हैं कि आपकी इन 2 महीनों में कितने फेशियल्स होने हैं। अगर स्किन पील की जरूरत है तो स्किन पील होनी है, पीआरपी की जरूरत है तो पीआरपी होनी है। और ज्यादातर अब जो स्टाइलिस्ट हैं उनके पास स्टैटिक क्लिनिक भी है, जैसे वी आल्सो हैव आवर स्टैटिक क्लिनिक। तो स्टैटिक क्लिनिक के साथ वो आपको स्टाइलिस्ट सजेस्ट कर सकता है कि आपको ग्लूटा, हो सकता है आपकी स्किन पैची हो रही हो तो आपको ग्लूटाथियोन की ड्रिप की जरूरत है। एक और बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ग्लूटाथियोन जो वो गोरा कर देता है। हाँ, ये लोगों में है कि ग्लूटाथियोन जो है ना, उसकी जो ड्रिप्स आती हैं या उसकी जो टैबलेट्स भी गोरे होती हो हैं उससे गोरे हो जाते हैं। ये जरा गोरा नहीं होते उससे। आपका जो स्किन का जो अपना नेचुरल मेलानिन है जो आपकी स्किन को कलर देता है वो बैलेंस हो जाता है। आपकी स्किन जहाँ जहाँ से पैची है वो नीट हो जाती है। आपकी अक्सर कोनियों पे, घुटनों पे काले काले निशान हो जाते हैं, वो साफ हो जाते हैं और आपकी स्किन ग्लो करती है। तो आपका स्टाइलिस्ट आपको बताएगा कि अगर आपकी स्किन फीकी हो रही है या ज़्यादा टैन हो रही है, आप ज़्यादा घूमे हैं मार्केटों में, तो आपको ग्लूटाथियोन की ज़रूरत है तो वो ग्लूटाथियोन सजेस्ट करेंगे। फिर फेशियल है, आपको हाइड्रा फेशियल्स हैं, कार्बन फेशियल हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्किन टाइप। अच्छा, एक दुल्हन है जिसको कुछ नहीं पता कि करना क्या है, हाँ, सही बात है। तो सबसे पहले जाके 2 महीने अगर उसके पास है तो पहला फेशियल लेगी हाइड्रा, जिससे कि स्किन की बिल्कुल डीप क्लीनिंग हो जाएगी। वो बिल्कुल शादी से पहले नहीं कर सकते। आपके जो भी स्किन के अंदर के प्रॉब्लम्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपने हाइड्रा फेशियल ले लिया, फिर आप आओगे होम केयर की तरफ। होम केयर में आप अच्छे से प्रोडक्ट्स खरीदो। एक मॉइस्चराइजर बहुत ज़रूरी है। अगर आपने मॉइस्चराइजर नहीं लिया आपकी स्किन ग्लो कर ही नहीं सकती। टोनर, मॉइस्चराइजर, फेस वॉश ये आपने ले लिया, ठीक है, आपकी स्किन की रोज़ केयर करें। और इसके अलावा फिर आप एक मिड में एक और फेशियल कराएंगे। हाँ, अच्छा, मिड में इसमें अगर आपको स्किन पील करानी है, अगर ज़रूरत है, खामखा नहीं कराएंगे। स्किन पील करानी है तो स्किन पील करा ले, या आपको है ना कार्बन फेशियल कराना है तो वो आप करा सकते हैं। फिर जो लास्ट में जो फेशियल होगा वो आपका माइल्ड होगा कि स्किन पे कहीं ना कोई निशान ना पड़ जाए। अक्सर ये होता है कि आप है ना कोई ब्लैक हेड वगैरह रिमूव कर रहे होते हैं, उसका 3-4 दिन निशान रह जाता है। तो लास्ट 3 दिन पहले जो फेशियल होता है वो माइल्ड होता है कि ताकि सिर्फ ग्लो आए उससे, स्किन नीट हो, बट एक्स्ट्रा डीप क्लीनिंग उससे नहीं। बिल्कुल लास्ट डेज में जब मतलब बिल्कुल आपकी शादी करीब हो तो उससे लास्ट डेज में जो फेशियल्स आप लोग लेते हैं वो आप ये कोशिश करें कि वो माइल्ड हो। उसके अंदर फिर जो आपके जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं ना, एस्थेटिक्स वाले, पीआरपी हो गए या फिर ये जो अदर प्रोसीजर्स होते हैं, माइक्रो नीडलिंग एंड ऑल, वो आपने फिर पहले करा लेने। अच्छा, एक और जो है वो शादी हुई है और वो शादी जो है काफ़ी ज़्यादा कहना चाहिए मरकज़ निगाह है, हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है। और ये है जनाब अस्मा अब्बास हैं, एक्ट्रेस हैं, लेजेंड हैं, उनके जो बेटे हैं उनकी शादी हुई है। तो उनकी शादी के हवाले से जो है वो बहुत सारी डिस्कशन हो रही है, लोगों को बड़ा भारी है ये शादी, और उसमें जो ज़ारा नूर का डांस है वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। उनके ड्रेस के हवाले से जो है वो बहुत सारी बातें की जा रही हैं कि जी किस तरीके से ये वेडिंग ट्रेंड था और जिस तरह से वो बारात में उन्होंने जो है वो वेलकम कर रहे हैं, और फिर उसके बाद वहाँ पर जो ये सारी सिचुएशन है इस हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। और आपको अभी दिखाने जा रहे हैं हम कि इस शादी में क्या कुछ हुआ, क्योंकि इस शादी में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और जो एक फील होती है, मतलब जो एक होता है ना कि एक सेलिब्रिटी के घर में शादी है, तो बिल्कुल भी आपको ये शादी देखकर लगेगा कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो भी आप ही की तरह होते हैं, मतलब हम लोग भी आप ही की तरह होते हैं। हमारे घरों में भी वही सारी चीज़ें होती हैं, हमारे घर में भी वही सारे मामला होते हैं जो आप लोगों के यहाँ शादियों में होते हैं। शरारा, जिसके बारे में बात करी थी ना कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जी अगर बारात है तो क्या हमने रेड वेयर करना है, ये हमारा कल्चर भी है, ट्रेडिशन भी है। अब वो जैसे वो एक एक्ट्रेस हैं, उन्होंने भी, प्रियंका चोपड़ा, उन्होंने भी अपनी शादी पे रेड वेयर किया, फिर बाकियों ने पिंक वेयर किया। तो ये पिंक और रेड, इसका जो एक वो चल रहा है ना कॉम्पिटिशन कि हमने बारात में पिंक लेना है या रेड, ये ज़रा ग्लोबल ट्रेंड क्या है? देखें, एक ग्लोबल ट्रेंड को तो हम इस पर नहीं ले सकते, दिस इज क्लासिक। हाँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक मेरी जानने वाली ब्राइड थी, उसने ब्लू पहना था अपनी शादी पे।
ठीक है, वो उस वक्त तो खैर बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वो डिफरेंट लग रहा था कि भाई सारी दुल्हनों को आप देखते हैं रेड होता है और इसका ब्लू है, ठीक है। बट बाद में जब अब मैं सोचती हूँ, जब 20 साल बाद अपनी पिक्चर्स देखते हैं, जो क्लासिक चीज़ होती है वो हमेशा अच्छी लगती है। अच्छा। और जो उस वक्त की ट्रेंडिंग चीज़ें होती है वो उसी वक्त अच्छी लगती है। उसके बाद आपको एल्बम्स देखने में मज़ा ना आए, आप अपने बच्चों को दिखा रहे हैं कि बेटा देखो मैं ये ब्राइड थी, अपनी बहू को दिखा रहे हैं कि बेटा मैं ये ब्राइड थी, उस वक्त आपको वो चीज़ें मज़ा नहीं आती। सही। तो बनिस्बत क्या आप बहुत ज़्यादा फैशन को फॉलो करें, थोड़ा सा अपना ट्रेडिशन रखें। जिस तरह मैं हमेशा ब्राइड कहती हूँ, वो अगर कहती हैं कि मैं क्या चूज़ करूँ अपनी शादी पे, और आजकल ज़्यादातर सिर्फ शादी नहीं हो रही, शेंदी हो रही है। चंदी, हाँ, तो उसमें लोगों को कलरफुल कपड़े पसंद है और बड़ा अच्छा ट्रेंड लगता है, बड़ा अच्छा एक आंखों को भाता है कि आपने दुल्हन को सिर्फ स्टेज पे जब आप देखने जा रहे हैं तो एक एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं कि भाई ये पहनी हुई रेड या मरून होगी, उससे ज़रा हटके होता है। बट हमारा जो ट्रेडिशनल कलर है जो कि रेड और मरून है, वो ज़रा सा उसमें झलक आनी चाहिए, वो मैं सोचती हूँ। ये मेरा पर्सनल, क्योंकि यूजुअली ब्राइड जो होती है उन्होंने डांस भी करना होता है, उनके घर वाले भी होते हैं जो उनके साथ में जो है वो डांस कर रहे होते हैं, और फिर जो है वो एक ड्रेस का कलर भी ऐसा होना चाहिए जिसमें आप भी कंफर्टेबल हो और देखने वालों को भी अच्छा लगे। तो ज़ारा नूर ने जो है वो डांस किया अपने भाई की शादी पे, ये ज़रा देखें, ये इन्होंने सिल्वर कलर का जो है वो पूरा एक आउटफिट वेयर किया हुआ है और बड़ा ज़बरदस्त और बड़े मज़े से जो है वो डांस कर रही हैं। और ऐसे ही होता है जी, जब भाइयों की शादियाँ होती हैं ना तो फिर बहनें ऐसे ही सेलिब्रेट करती हैं, ऐसे ही जो है वो डांस किया जाता है और बड़ा फेमस हुआ है इनका डांस जो है। और इसमें इन्होंने सिर्फ इसी के ऊपर नहीं, इन्होंने बल्कि ट्रेडिशनल जो इनके भाई की जो बारात जब ये लेके जा रहे हैं तो उसमें इनकी तरफ से जो भंगड़े शंगड़े डाले गए हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त हैं। अच्छा, ये कलर आपने देखा होगा सिल्वर कलर, ये कलर आजकल इन है, लाइक ये तो पर्सनल चॉइस है, ब्राइड तो नहीं है, ब्राइड के हाँ ब्राइड नहीं, ब्राइड्स भी आजकल बहुत सारी ना, वाइट सिल्वर, वाइट तो वाइट इज अ क्लासिक कलर। हमारी तरफ से तो हमारे पाकिस्तान में तो खैर ये ट्रेडिशंस हमारे इंडिया से आ रहे हैं रेड के, मगर जो हमारे मुस्लिम ट्रेंड्स है वो तो वाइट ही है। आप अरब्स को हमेशा देखेंगे तो हमेशा वाइट जोड़ा ही पहनते हैं। तो हमारे यहाँ पे यूजुअली हम लोग सजेस्ट करते हैं कि निकाह में लड़कियां बेज या वाइट पहनती हैं, वो बहुत एक ग्लैमरस लुक आता है, एक बहुत ही प्योर लुक आता है। और जो शादी में मैं सजेस्ट करती हूँ उनको कि थोड़े से कलर्स हो, उसमें एक रेड का टच ज़रूर हो, और अगर कपड़े अगर जोड़े में कलर्स होते हैं और अगर ओवरऑल लाइट होता है तो फिर आप रेड लिपस्टिक यूज़ कर पाते हैं। और हमारे स्किन टोन जो है वो है उसके अंदर हमारे स्किन टोन में वार्म पिगमेंट्स हैं, तो जैसे ही वो रेड लिपस्टिक आपके मुंह पे आती है आपका चेहरा निखर जाता है। और अगर रेड जोड़ा पहना होता है तो फिर रेड लुक्स वेरी टैकी, सब कुछ लाल लाल ऐसे लगता है रंग के डिब्बे के अंदर डिबो के आपको निकाला गया। चूड़ियां भी पूरी लाल पहन रही होती है लड़कियां, हर चीज रेड रेड, ज्वेलरी के अंदर भी लाल स्टोन्स होते हैं। अगर आपने लाल जोड़ा पहना है, ठीक है, तो आपकी ज्वेलरी के अंदर ग्रीन एमरल्ड्स हो, आपकी लिपस्टिक जो वो टॉप हो। अच्छा, एक ये कॉन्सेप्ट भी है कि जी बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है, ये मेंटालिटी होती है कि जी अगर रेड सूट है तो उसका जो ज्वेलरी होगा उसमें रेड ही स्टोन्स होंगे, या तो या फिर वो मैचिंग के ही होंगे। अगर आपने थोड़ा सा मिसमैच करके ज्वेलरी पहनी हुई है तो आपको तो पता है कि इट्स फैशन, मगर जो दूसरे लोग हैं या देखने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं ज्वेलरी तो मैच ही नहीं कर रही थी। ये देखिए, मैच से ज्यादा जरूरत है कि आंखों को एस्थेटिकली क्या प्लीजिंग लग रहा है। जिसको फैशन नहीं भी समझ में आएगा ना, वो भी ये नहीं कहेगा कि ये तो ज्वेलरी अलग लग रही है, अजीब लग रही है। अगर आपको एस्थेटिकली प्लीजिंग लगेगी वो चीज कि ये कलर्स एक फैमिली के हैं, जिस तरह ग्रीन जो डार्क ग्रीन होता है एमरल्ड वाला, दैट ऑलवेज गोज विद द ब्राइडल रेड। वो हम हमेशा फैशन शोज में भी इसमें ग्रीन के साथ हमेशा पेयर करते हैं। अगर आपका ड्रेस मरून या वो है तो उसके साथ टोपैज का कलर भी बहुत अच्छा जाता है, तो कभी भी आउट ऑफ द प्लेस नहीं लगेगा अगर तो आपने उसको एस्थेटिकली आपने उसको चूज किया है और एस्थेटिकली प्लीजिंग है। सही। अच्छा, जो ब्राइडल ड्रेस है वो शरारा की मैं बात करी तो शरारा 2 कलर्स में होना चाहिए, मतलब 2 टोन का शरारा बेहतर लगता है या सिंगल टोन का शरारा बेहतर लगता है? व्हाट डू यू प्रेफर? देखिए, वो लड़की के ऊपर है कि उसका उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका स्लिम लुक आप चाह रहे हैं या अगर वो थोड़ी सी बल्की है तो आप उसको स्लिम लुक देना चाह रहे हैं। अगर तो आप चाह रहे हैं कि वो टॉल लगे, शॉर्ट अगर हाइट है, अगर आप चाह रहे हैं कि वो टॉल लगे और थोड़ी सी स्लिम लगे, तो जितना सिंगल टोन होगा उतना वो लॉन्ग एक आंखों को एक एस्थेटिकली एक साथ नजर आएगा, तो वो लड़की लंबी लगेगी और लड़की स्लिम भी लगेगी। जितने ज्यादा कलर्स होंगे और जितने ज्यादा जिस तरह टोन में वो कलियों वाला गरारा चल रहा होता है तो उसमें थोड़ा सा इंसान चौड़ा लगता है। सही, ठीक है। यानी कि ये कलर, क्योंकि ये कलर मेकिंग जो होती है ना, कलर चूजिंग, ये भी बड़ी परेशान कुन होती है। इसमें भी इंसान जो है ना सोच
सोच के जो है ना वो पागल हो रहा होता है कि मैं कौन से कलर चूज़ करूं, क्योंकि डबल टोन भी शरारे चल रहे हैं, सिंगल टोन भी शरारे चल रहे हैं। और मुना इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि जिस तरह आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि शॉर्ट हाइट लोगों के लिए ये कि वो सिंगल टोन का शरारा ही इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर है। कमीज और शरारा हाँ, सेम अगर उसका होगा हाँ, तो वो एलोंगेटेड लुक आता है। हाँ, तो उसमें ये है। अच्छा, दूसरा कुछ लोग यूजुअली ये करते हैं कि माइयों में भी लहंगा पहनते हैं, हाँ, और आजकल माइयों तो में भी, लहंगे, हाँ, बिल्कुल चोली गरारे बहुत और इन है, ये हाँ, सारे इन हाँ, हैं। हाँ। तो माइयों के कलर्स जो हैं, कुछ लोग लाइट ग्रीन चूज करते हैं, कुछ लोग वो जो नींबू टाइप का एक कलर होता है ना, एक लेमन टाइप का, वो कलर चूज करते हैं। या फिर यूजुअली ये देखा है कि कुछ लोग रेड, मतलब यानी मिक्स करके और रेड ऑरेंज करके पहन लेते हैं। क्या ट्रेंड है, क्या करना चाहिए माइयों में? देखिए मायूं डिपेंड करता है अगेन कि वो मेहंदी के साथ है, हाँ। तो फिर आप कलरफुल पहने। अगर अच्छा। सिंपल मायूं है तो मुझे तो ट्रेडिशनल पीला जोड़ा में जो दुल्हन खूबसूरत लगती है, थोड़ा सा घूंघट वाली, हाँ। सिर्फ लिपस्टिक नजर आ रही है, हाँ। ज्यादा मेकअप ना करें। सही। इतने ज्यादा मेकअप की क्या घूंघट जरूरत वाली है? दुल्हन मुझे मैं तो थोड़ी सी ट्रेडिशनल दिल से। अच्छा, सही। तो हाँ। मुझे तो ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। हाँ। कि आपके ना थोड़ा सा घूंघट भी निकला हुआ है हल्का सा, जिसमें आपकी लिपस्टिक नजर, ये नहीं कि दुल्हन चल नहीं पाती, हल्का हाँ। सा हो। हाँ। एक थोड़ी सी चूड़ियाँ पहनी हुई हो कांच की, हल्की सही। हल्की सी, और अगर नील कलर लगा हुआ तो फ्रेंच लगा हुआ है सिर्फ, हाँ, और सही। आपकी लिपस्टिक जो है वो थोड़ी सी ऑरेंजिश नजर आ रही नजर आती है। है। एक है ना नाजुक नजाकत वाली दुल्हन लगनी नज़ाकत है। वाली दुल्हन, सही है, ये इस तरह से होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर जब वलीमे की बारी आती है तो वलीमे में क्या ड्रेस चूज़ करना चाहिए? क्योंकि उसमें तो आप मेहंदी में, माइयों में ये सारे शरारे गरारे करके जो है आ रहे होते, तो क्या फिर वलीमे में भी शरारा रखें, या फिर कोई गाउन ले लें, या फिर आजकल होता है ना कि यूजुअली बहुत सारे लोग साड़ियाँ भी साड़ी पहन रहे डबल हैं। दुपट्टे वाली साड़ी, डबल I was दुपट्टे about वाली to साड़ी, say, हाँ। डबल दुपट्टे वाली साड़ी है जो वलीमे में बहुत खूबसूरत लगती है। बट अगेन आपको देखना है कि क्या ये दुल्हन कैरी कर पाएगी। साड़ी इतना इजी नहीं होता कैरी करना। अच्छा। और साड़ी में ये नहीं होता कि आपके कोई आके यहाँ से साड़ी से आपके पैरों से साड़ी हटाए और आप फिर चले। इफ यू कैन कैरी इट, जो कि साड़ी का एक तरीका होता है, यू कैन वॉक। इफ द दुल्हन इज एबल टू, इतनी वो कॉन्फिडेंट है कि वो साड़ी में कंफ्यूज नहीं हो जाएगी, तो आप साड़ी इसको पहनाएं, क्योंकि साड़ी काफी लंबी होती है और पैरों में भी आती है। तो जरूरी है कि आप उसकी दुल्हन की पर्सनैलिटी को देखें, उसने कभी साड़ी पहनी है कि नहीं पहनी। और फिर अगर डबल दुपट्टे के साथ वो साड़ी होती है, दैट्स द मोस्ट ग्लैमरस आउटफिट अ वुमन कैन वेयर। साड़ी लुक्स बेस्ट। और वो भी अगर गोल्ड कलर की होती है या बेज कलर की होती है वलीमे में, तो दैट लुक्स वेरी स्मार्ट। सही। अच्छा, ठीक है, क्योंकि शादी जो होती है ना किसी के लिए भी हमेशा के लिए एक मेमोरी होती है, और आपकी जो शादी की पिक्चर्स होती हैं और आपकी जो ओवरऑल सारी मेमोरीज होती है ना, वो इससे जुड़ी होती हैं। इस दिन आपने सबसे बेस्ट लगना होता है, इस दिन आपने सबसे ज़्यादा खुश लगना होता है, और इसी दिन जो है ना वो आपको लगता है कि आप प्रिंसेस हैं। तो क्या मैसेज देंगी उन तमाम लोगों को कि कैसे वो मेमोरेबल बनाएं अपने शादी के दिनों को, शादी के इवेंट्स को? ये कभी ना सोचें कि आपको लोगों के लिए क्या दिखना है, आप ये सोचें कि आप ख़ुद क्या दिखना चाहते हैं। पहले अपना लुक अपने माइंड में फॉर्मुलेट करेंगे, और ये लुक कैसे फॉर्मुलेट करें, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप वो वैसे कर सकते हैं, स्टार्ट लुकिंग एट द पिक्चर्स। जितनी पिक्चर्स हैं उनको देखें, जितने आप ब्राइड्स के, आप इंटरनेशनल नेशनल जो भी आप चीज़ें देख सकते हैं, जब आप उनको देखेंगे आपकी चॉइस खुद बनना शुरू होगी। जिस तरह हम मेकअप आर्टिस्ट भी जब बन रहे होते हैं, हमें अपनी पहचान करने के लिए कि हम किस टाइप के मेकअप आर्टिस्ट हैं, हमें बहुत सारे पोर्टफोलियोज लोगों के देखते हैं, फिर हमें जो चीज़ क्लिक करती है ना, फिर हमें समझ में आता है, उन सब में हम सिमिलैरिटीज़ देखते हैं कि हमारा किस टाइप का लुक है, फिर हम उस नीश को पकड़ते हैं। हर तरफ नहीं भाग सकते आप। तो ब्राइड के लिए ज़रूरी है पहले वो अपनी पहचान समझे, पहले वो अपने लुक को समझे, उसको क्या पसंद आता है वो देखे, फिर उसके बाद उसके हिसाब से वो अपना लुक चॉइस करे, तो वो बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि वो उसमें कंफर्टेबल होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुना जी, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थी, और बहुत सारे जो है आज ट्रेंड्स और स्टाइल हमने डिस्कस किए। शो में यह वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे घर की, और घर में होती हैं नंद और भाभी, और ये रिश्ता कितना मजबूत और कितना नाजुक है, इस पर डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब, हमारे पैनलिस्ट ने, हमारे गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, जिनसे मिलवाने से पहले आपको थोड़ा सा टॉपिक बता दूं, और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हर घर में ये रिश्ता मौजूद होता है, और ये है नंद भाभी का, और जहां नहीं होते वहां बाद में आ जाते हैं। और बहुत सारे लोगों में ये देखा है कि ये एक रिफ्ट जो है, दोनों रिश्तों में रिफ्ट होती है। मतलब पहले बड़ी अच्छे दोस्तें भी हों,
लेकिन उसके बाद जो नंद भाभी होते हैं ना वो आपस में नंद भाभी हो जाते हैं। लेकिन ऐसे क्यों हो जाता है ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मरियम हैं लाइफ कोच, वेलकम टू द शो, और सरवत हैं जी थेरेपिस्ट हैं, काउंसलर हैं। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, ये टॉपिक इतना सेंसिटिव भी है और इतना इंटरेस्टिंग भी है कि हर कोई किसी ना किसी की ज़ाहिर है नंद भी होंगी और भाभी भी होंगी, और आप दोनों में से भी इसी तरह से जो है कुछ ना कुछ होगा। तो ज़रा बताएं कि क्या हो जाता है, मतलब पहले तो जो है वो भाभियाँ इतना प्यार कर रही होती हैं या नंदे इतना प्यार कर रही होती है, दोनों तरफ से ही जो है वो फुल पोटेंशियल दिया जा रहा होता है, फिर बाद में जो है वो सारा इम्तहान भाई के ऊपर आ जाता है, सारा इम्तहान जो है वो इस रिश्ते पे आ जाता है। क्यों सफ़र करता है ये रिश्ता इतना? सरवत, आप शुरू बताएं। हाँ सरवत, बिल्कुल आप बताइए। पहले आप शुरू करें। वैसे मैं समझती हूँ कि ये बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता है, स्पेशली नंद भाभी में अगर आप देखें बोथ आर विमेन, और यंग विमेन होती हैं आमतौर पे। जो सास बहू का रिश्ता होता है उसमें एक जनरेशन गैप होता है, और नंद भाभी में वो जनरेशन गैप नहीं होता। आप सेम जनरेशन से होते हैं, थोड़ी एज आगे पीछे होती है, बट ऑफ कोर्स और एक भाई के थ्रू, आप अपने भाई के थ्रू या अपने हस्बैंड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो बड़ा खूबसूरत रिश्ता है, बहुत अच्छी। अगर कोई ऐसा इशू आता भी है मदर इन लॉ या फादर इन लॉ के साथ, तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा बफर हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, और ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है, हम समझते हैं कि सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में इस तरह के इशू होते हैं, ग्लोबल इशू है, यूनिवर्सल इशू कि एक रिफ्ट आ जाती है। लेकिन इसको अगर हम मेंटल हेल्थ और थेरेपी के हवाले से थोड़ा सा इसकी डीपली इसको एनालिसिस करें ना, तो हमें समझ आ जाएगा कि ये जो रिफ्ट होती है ना, इमोशनल रिफ्ट होती है। तो जब इमोशंस हम, क्योंकि एज अ नेशन और इवन पूरी दुनिया में हम अपने इमोशन से डिसकनेक्टेड होते हैं, तो जब हम उसको कनेक्ट नहीं कर पाते तो वो रिफ्ट ज़ाहिर रिश्तों में बहुत तल्खियाँ पैदा करती है, और उसकी वजह से ज़ाहिर बहुत सारी ऐसी बातें हमारी ज़बान से निकल जाती हैं दैट बिकम बैड मेमोरीज, और उसकी वजह से फिर ये लॉन्ग टर्म खराब हो जाता है। चलिए, ये तो ठीक है ना कि एक हो गया कि एक इमोशनल डिस्ट्रैक्शन होती है, एक इमोशनल डिस्टेंस होता है, या कम्युनिकेशन गैप होता है। बहुत सारे केसेस में तो ये होता है ना कि भाभी से इतनी जान पहचान ही नहीं होती, तो भाभी फिर घर आ जाती हैं, तो फिर हम उन्हें जान रहे होते हैं या पहचान रहे होते हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि दोनों दोस्तें होती हैं और वो भाभी बन के जब उनके घर में आ जाती हैं तब भी प्रॉब्लम होती है। तो बाय हुक और बाय क्रूक ये रिश्ता इतना सफ़र क्यों करता है? मैं इससे पहले भी मरियम से ये पूछी थी, मरियम क्या मतलब बर्दाश्त नहीं होता है लोगों में, या फिर हमें लगता है कि नहीं हम ही हमेशा ठीक हैं, हमने अगले की नहीं सुननी, ये क्या होता है? प्रॉब्लम हुई है वो इट्स अ एक्सपेक्टेशन, मुझे लगता है। अच्छा, हम जो है जैसे शादी करते हैं ना, वो एक्सपेक्टेशंस जो है कोई उरूज पे चले जाते हैं। लगता है कि जी जैसे आपने कहा दोस्त थी तो वो लगता है कि दोस्त थी, अब वो भाभी के रोल में आ गई, तो वो ज्यादा भाभी होगी और घर ज्यादा संभालेगी, किचन ज्यादा संभालेगी, सब कुछ मेरे लिए सब कुछ ज्यादा होगा। तो वो मुझे लगता है कम्युनिकेशन गैप और एक्सपेक्टेशन, ये दो चीजें जो है ना बहुत अहम रोल अदा करते हैं। अगर आपको पहले से इन चीजों का, वही वाली बात पहले भी हमने जो डिस्कस की थी सास बहू वाले में भी, कि अगर हम इन चीजों को डिस्कस कर लें, क्योंकि हमारे यहाँ ओपन कम्युनिकेशन नहीं है। सही, हम हर चीज अज्यूम करते हैं और इमेजिन करते हैं कि जी ऐसे होगा, जब शादी होके आऊंगी जो है वो भाभी आएगी तो ऐसी होगी, नन जो है वो मुझे ऐसे मिलेगी। तो ये दिस इज वो टिट फॉर टैट इसलिए हो जाता है। लेकिन इट्स नॉट दैट कि हर जगह ही ऐसे ही होता है। देयर आर गुड रिलेशनशिप आल्सो, बिकॉज पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। जब आप, मेरे ख्याल से ये दोनों तरफ से होता है। सही, बहुत जगह ये भी होता है कि जी भाभी बहुत अच्छी है तो नंद बुरी हो जाती है, नंद बहुत अच्छी है तो भाभी जो है वो ट्राइज टू डोमिनेट। तो ये दोनों तरफ से अगर एक दूसरे को समझ के चीज़ों को डिस्प्यूट बजाय करने के अच्छी तरह से उसको समझ लें और बांट लें। अगर फॉर एग्जांपल बांट लें, इसलिए मैं कह रही हूँ ना कि किचन के इश्यूज होते हैं कि जी वो जैसी भाभी आई तो वो अब सब बात वही हो जाती है ना कि अगर तो आप अपनी भाभी को या नंद को पहले से जानते हैं तब भी, नहीं जानते हैं तब भी, कोई अननोन आया है आपके घर में तब भी, ज़ाहिर है आपका रिश्ता है उससे भाभी का, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर आपकी तरबियत या ग्रूमिंग या नेचर बड़ी काउंट करती है कि जैसे आप अपने घर वालों के साथ हैं वैसे ही जो है वो आप अपनी भाभी या नंद के साथ भी होंगे। तो क्यों ऐसा होता है कि मेरा बिहेवियर या किसी और का बिहेवियर या देखने वाले तमाम लोगों का बिहेवियर, ये हम सब का कलेक्टिवली चेंज हो जाता है जब कोई भाभी घर में आ जाए या फिर आप किसी के घर जाएं, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा वो तो मेरी बहन है ना, वो तो मुझे कह सकती है, अच्छा भाई वो तो मेरी अम्मी है, वो तो मुझे कह सकती हैं।
अच्छा मेरा भाई मुझे कुछ कह दे, नो इशू, भाभी ने क्यों कह दिया, ये क्या मेंटालिटी होती है? अच्छा देखिए होता इसमें ये है कि इस रिश्ते को ना अगर आप पहले दिन से इस तरह लेंगे कि भाभी घर आ गई तो वो घर की फर्द बन गई और अब हम बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करेंगे उसको जैसे कि घर के सारे लोग रहते हैं, तो ये भी अननेचुरल है। जब भी कोई इंसान नई जगह पे आता है ना तो उसको एक ट्रांजिशन का टाइम देना चाहिए। तो आप बिल्कुल वो स्पेस आप टाइम उनको दें कि वो आहिस्ता आहिस्ता मर्ज होंगे। तो मे बी अपने जहन में रख लें 6 मंथ्स, उसके जहन में भी थोड़ी सी कम्युनिकेशन, जैसे मरियम कह रही है कि कम्युनिकेशन करके रखें कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा। आप पहले आपके घर जैसे मेहमान आते हैं तो आप उसको तो ये नहीं कहते कि आओ साथ चाय बना लो। हाँ सही बात। तो इसी तरह आ जाए जी, एक काम करें, खाना पका लें आप। बिल्कुल, आप मेहमान बनकर आए तो आप एक काम करें, आप आए और हमारे साथ जो है वो आप चाय भी बना लें और थोड़ा सा जो है ना वो मसाला भी आप करवा लें, बुनवा लें और सारी चीजें कर लें, और खुद ही पका लें और खुद ही खा लें। तो हम ये नहीं कहते देते ना स्पेस कमी, तो यही वही वाली चीज है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप तो सरवर। पहले दिन थोड़ा सा आप उनको गेस्ट की तरह ट्रीट कर लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंटीग्रेट करें। तो कीप अ टाइम फॉर योरसेल्फ कि 1 साल के अंदर वो स्टेज आएगी कि वो बिल्कुल घर वालों की तरह जैसे आप लोग रहते हैं वो आपके अंदर मर्ज हो जाएंगी। तो गिव दैट टाइम। और भाभी के भी जहन में यही होना चाहिए कि थोड़ा सा रिजर्वेशन रहेगी और आहिस्ता आहिस्ता लोग कंफर्टेबल। अच्छा सरवत, ये होता है ना कि भाई अब कोई शादी करके अगर किसी के घर चला गया है, ठीक है, या आप इनफैक्ट आप कहीं अगर रहने भी जाते हैं या एक नॉर्मल भी अगर हम बात कर लें तो उसमें ये एक ह्यूमन साइकी है कि भाई अगर अगला बंदा आया है, अब आप उसको कह रहे हैं हमारे यहाँ ये होता है, ये नहीं होता, ये होता है, ये नहीं होता, तो उसको लगता है कि ये तो एक ये क्लास में तो नहीं मैंने कोई ज्वाइन की। तो ग्रेजुअली स्लोली चीज़ों को बढ़ने देना चाहिए, थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए कि भाई लेट देम ब्रीद, उसके बाद जो है वो फिर हम समझा देंगे कि जी ऐसे नहीं होता। मगर यूजुअली ये होता है कि वो पहले दिन से जो है ना वो क्लॉकवाइज रूल शुरू हो जाते हैं, खुद फॉलो नहीं करने हैं लोगों ने रूल, मतलब अपनी बेटी ने रूल फॉलो करे या नहीं करे, लेकिन जो बहू आई है उसको आपने जरूर बताना है कि जी ग्लास सुबह 8 बजे इधर ही होगा। ये यू आर राइट सबा, यही तो प्रॉब्लम है। ये दोनों प्रॉब्लम फिर वही अपब्रिंगिंग की है। मदर इन लॉ एंड मदर्स बोथ, अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों प्रॉब्लम्स दोनों की तरफ से है। क्यों नहीं हम अपनी बेटियों को समझाते हैं, और सिर्फ ना बेटियां, बेटों को भी समझाएं कि दिस इज नॉट अ वॉर जोन। शादी करके आप किसी को ला रहे हैं तो वो पूरा खानदान छोड़ के, अपना सब कुछ कंफर्ट लेवल छोड़ के आपके घर आ रही है, तो वो कंफर्ट तो दें उस बेचारी को, चाहे वो नंद है, नहीं है, सास है, तो वो कंफर्ट लेवल आप दें और उसको कुछ टाइम दें। जैसे सरवत ने कहा, टाइम, स्पेस, कम्युनिकेशन, एवरीथिंग मैटर्स, दिस इज द होल पैकेज। और अगर आप वो सब नहीं कर रहे हैं, देन एक्सपेक्टेशंस आपके इतने हाई हैं कि जी ये भी कर लेगी, वो भी कर लेगी, हमारी बहू तो ये है, ठीक है करेगी, लेकिन टाइम दें और उसको इतना तो समझे कि ठीक है आप उसको घर का मेंबर बनाना चाह रहे हैं, आप उसको वो स्पेस भी दे रहे हैं, मोहब्बत भी दे रहे हैं, क्योंकि आपका बेटा छोड़ के नहीं आया, बहू छोड़ के आई है अपना घर, और उसको टाइम और स्पेस चाहिए समझने के लिए। और माओ को अपनी बेटियों को ये समझाना चाहिए कि उसने दूसरे के घर जाके अपना घर बनाना है, बिगाड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यू अपब्रिंगिंग और उसकी आप ग्रूमिंग इस तरह से करें अपने बच्चियों की, अपने बेटों की, कि वो अपनी माँ को भी वो इज्जत दे और बीवी को भी वो इज्जत दे, और दोनों के साथ बैलेंस रखे। जब बैलेंस आउट होता है तो फिर सासें जो है वो कि वो मेरा बेटा जो है बहू को ज्यादा टाइम दे रहा है, फिर और प्रॉब्लम शुरू होता है, फिर नंद बीच में आ जाती है, वो भी सारे नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल। अब प्रॉब्लम यही ना कि अगर एक भाई अपनी बहन को रोजाना शाम को 5 बजे कोचिंग लेके जा रहा है, अब उसकी शादी हो गई है और उसने भी घूमने फिरने जाना है, तो अब वो भाई बेचारा क्या करे, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस, कीप वाचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब डिस्कशन हो रही है नंद भाभी के रिश्ते पे, और इस रिश्ते में सबसे ज़्यादा जो सफ़र करती है ना वो उस लड़के की वालदा जिनके घर में बहू होती है, और वो खुद लड़का, क्योंकि वो बेचारा फंस जाता है कि उसने करना क्या है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में मरियम, आप क्योंकि थेरेपिस्ट भी हैं, काउंसलर भी हैं, तो हाँ सरवत, ये बताइएगा कि क्या करना चाहिए एक तो खुद उस लड़के को कि जिसके घर में एक उसकी बीवी मौजूद है और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पहले अपने घर वालों के तरफ थी कि वो उसको जाना है इतने बजे इतने बजे इतने बजे, अब घर वालों को ये समझने की ज़रूरत है ना कि उसकी वाइफ है मौजूद, तो वो जाहिर सी बात है अब उनको भी टाइम देना है, तो ये काम वो खुद भी मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बेटी ने भी तो अगले घर जाना है ना, तो उसका तो अब फिर यहाँ पे एक टेम्परेरी टाइम होता है, तो उसको ये मैनेज कर लेना चाहिए कि जी ठीक है जी, मेरे भाई अगर भाभी को लेके जा रहे हैं तो चले जाएं ना, मैं खुद इतनी खुद मुख्तार हूँ, या मैं जा सकती हूँ, या आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ,
और फिर कोई दूसरे भाई भी हैं वो भी लेके जा सकते हैं, अम्मी भी लेके जा सकती हैं, और फिर यही सूरत हाल जब अगर उसके साथ होगी तो फिर व्हाट शी विल डू, तो ये जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए कि जो अब जिस पर्सपेक्टिव से आप पूछ रही है ना, जैसे हम आमतौर पे इसको घरेलू एक उससे देखते हैं और इस वजह से रिफ्ट्स होती हैं। देखिए रिफ्ट्स नेचुरल है, अगर दो लोग कहीं एक जगह रहेंगे ना, तो अगर 4 बातों पे एग्री करेंगे तो 2 बातों पे डिसएग्री करेंगे, दिस इज नेचुरल। अगर हम इस माइंडसेट के साथ किसी भी रिलेशनशिप को अप्रोच करेंगे ना, तो वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी कि डिसएग्रीमेंट आएगा, अब मुझे इसको रिजॉल्व करना होगा। अगर अपने हस्बैंड से भी कोई बात हो रही है, वो हर बात पे तो अग्रीमेंट नहीं होगा, अब कहीं पे आप कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, कहीं वो कॉम्प्रोमाइज, कहीं पे आप लोग कोई बीच का रास्ता निकालेंगे, तो दैट इज हाउ लाइफ विल गो ऑन। तो इसी तरह इन लॉज के साथ भी होगा। तो जो खास तौर से जो आप लड़के की बात कर रहे हैं, देखिए ये ना जिसको इसको आप जनरेशनल ट्रॉमा के तौर पे ले सकते हैं कि जब आप एक बहू के साथ ही करें ना कि ये रूल है, ऐसे फॉलो करना है, इतने बजे उठ जाना है, हालांकि अब एक जनरेशन चेंज हो चुकी है। वो जो मदर इन लॉ या नहीं, वो उससे पहले उनके घर में वो रूल्स नहीं होते, वो किसी को नहीं पता होते वो रूल। जहाँ शादियाँ होती है वहाँ कहीं ये रूल नहीं होते कि वो कौन बताएगा कि 8 बजे उठना है, 9 बजे, 10 बजे। जैसे ही उनकी बहू घर में आती है तो उनको याद आ जाता है कि घर में कोई नहीं उठा हुआ होता है। बेशक खुद 12 बजे उठते हो, जो रूल मेड के लिए होता है, वो जो प्री एग्जाम होता है ना, वो उन्होंने देना होगा, और वो अपनी बहू को ये बोलेंगे कि नहीं हमारे घर में ऐसे होता है, चाहे उनको पिछले 20-25 सालों में याद नहीं होगा कि क्या होता है। अच्छा, मैं इसलिए क्योंकि अचानक से याद आता है। ये जनरेशनल ट्रॉमा है। तो आम तौर पे जो मदर इन लॉ के साथ उनकी शादी के टाइम पे हुआ होता है ना, तो शी रिपीट्स द होल एपिसोड विद द बहू। अब हो सकता है उनकी लाइफ बिल्कुल वो अलग हो गई हो, उन्होंने एम्पावर्ड लाइफ गुजारी हो, सब कुछ हो गया हो, लेकिन जब ये सब रिपीट होता है ना, तो ये जनरेशनल ट्रॉमा इसी को कहते हैं कि यू प्रोजेक्ट द होल थिंग विदाउट प्रोसेसिंग इट। आप ये नहीं सोचते कि ज़माना बदल चुका है, अब मैं एक अलग किस्म की सास हूँ, मेरी सास अलग किस्म की औरत थी, और मेरे घर का सेटअप डिफरेंट है, और मैं अपने बच्चों को किस तरह फैसिलिटेट करना चाहती हूँ। इतनी माइंडफुलनेस के साथ अप्रोच नहीं किया जाता। अप्रोच ऐसे किया जाता है कि जो मेरे साथ हुआ था, और ये अनकॉन्शियस होता है, कोई जानबूझ के नहीं कर रहा होता। कई दफा लगता है कि नो दिस पर्सन इज द विलन, ये ना जानबूझ के बहू को तंग करना चाह रहा था, तो ये भी बुरी होगी। तो असल में होता है ये अनकॉन्शियसली हम उस पैटर्न को रिपीट कर देते हैं और अपनी बहू के ऊपर सारी वो चीजें डाल देते हैं जो हमारे साथ हुई होती हैं। तो वो इस वजह से फिर जाहिर है वो उस जनरेशन को भी एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। फिर यू कम अक्रॉस एज अ विलन। थोड़े अरसे पहले आप इतना लाड कर रहे थे, इतने प्यार से आप बहू लेकर आए। इसमें मेन किरदार जो है ना, वो जो लड़का है जिसकी शादी हुई है, वो कैसे एक अहम रोल प्ले कर सकता है, वो कैसे किस तरह से सिचुएशन संभाल सकता है। वो अगर इधर बात करता है तो उसकी वाइफ जो है वो नाराज हो जाती है, उधर बात करता है तो उसकी अम्मी बहनें नाराज हो जाती है। क्या करे वो बंदा जिसने शादी इसलिए की थी कि भाई वो घर बनाएगा, खुश रहेगा, ये तो रोजाना का उसका एक प्रॉब्लम हो गया, वो क्या करे। और कई जगह तो अम्मी जिद करके लड़का रेडी भी नहीं होता, उसको जबरदस्ती शादी करा के लाई होती है, और फिर उसके बाद ये इश्यूज शुरू हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे वही बैलेंस ना माइंडफुलनेस की बात है। ही हैज टू, अगर मदर के साथ जब वो बात करे या बहन के साथ बात करे, तो उसको वो एक आमतौर पे अब कहा जाता है, अगर इस तरह मशवरा दिया जाए तो कहते हैं भाई हम रिहैब तो नहीं है ना, हस्बैंड या वाइफ कोई भी, कि हम दूसरों की पूरी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करें। सही बात तो है, लेकिन बट स्टिल यू नो दैट इज व्हाट फैमिलीज डू फॉर ईच अदर। अगर कोई सफर कर रहा है या कहीं अटक गया है, तो उसको हाथ पकड़ के हमें साथ लेकर आना है। तो आपकी ही फैमिली है, जाहिर है सफर भी आप साथ करेंगे, और अगर आप ग्रो करेंगे तो भी साथ करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर वो उन दोनों के बीच में रिफ्ट आ गई है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव रोल भाई का या बेटे का हो सकता है कि वो माइंडफुल कॉन्वर्सेशन स्टार्टर बन जाए। वो ये कॉन्वर्सेशंस को स्टार्ट करे कि ये इशू आ रहा है, तो आप दोनों साथ बैठें, देखें इसको से अम्मी से बात करें। असल में होते हैं जब अम्मी से आप बीवी के सामने बात करते हैं तो अम्मी की ईगो हर्ट होती है। हाँ, सही बात है। बीवी को डांट दें अम्मी के सामने तो उसकी ईगो हर्ट होती है। तो ये चीज़ थोड़ी सेपरेट करें। फिर अलग से ना माइंडफुलनेस टॉक होनी चाहिए कि देखिए अम्मी आपके साथ हुआ था, तो अब ये चीज़ रिपीट करना तो ज़रूरी नहीं है। हाँ, तो इफ़ यू गिव दैट यू नो, अब बेटे वाले उससे यू नो विद ऑल द पैशन और प्यार से आप वो चीज़ समझाएं रादर देन ब्लेमिंग द पर्सन। अच्छा, क्योंकि मरियम आप थोड़ा सा अपना भी एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा, मगर बहुत सारे जगहों पर ना लोग क्या कहते हैं कि यार हमारी जो नंद है ना वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए झगड़े होते हैं। हमारी जो भाभी है ना वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ी लिखी होती तो इतने झगड़े नहीं होते। भाई ये जो नंद भाभी का रिश्ता है, ये क्या अगर 2 PhD, नंद ने भी PhD किया हुआ है और भाभी ने भी PhD किया हुआ है, तब भी लड़ेंगी वो? No, it's not about PhD or education. It's about understanding. Understanding, yes. It is about trust. It is about love, care and understanding. क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी जो है वो बहुत अजीब अजीब काम कर जाते हैं। हमारे सोसाइटी का ये भी बड़ा मसला है। जितना लिटरेट होते हैं उतना ही, मतलब मैंने ये भी देखा है कि बहुत ही पढ़े लिखे अच्छे बड़े लेवल के लोग, उनके घर में भी यही किस्म की
सबके घर में इसी तरह के issues कहानियां होते हैं। चल रही हैं कि जी बहू को जो है टाइट करके रखना है और बेटी जो है उसको कहना है तुम रेस्ट सही, करो, हाँ। वो तो अपने घर जाके करेगी। तो ये ऐसी जो मेंटालिटी है सही नहीं है। आई मीन दिस इज टॉर्चरिंग द होल सोसाइटी। और ये जो जैसे अभी सरवत ने कहा कि वो जो रिपीट पे चले जाते हैं ना विदाउट थिंकिंग, वो चेन रिएक्शन, वी नीड टू ब्रेक दैट। क्योंकि हम फिर इसमें जो है वही वाली बात, बेटा भी पिस रहा है, बहू भी पिस रही है, नंद भी पिस रही है, सास भी पिस रही है, सब पिस रहे हैं बिकॉज देयर इज नो एंड टू एनीथिंग। और फिर सारा इतना सारा हल्ला मचा के और इतना सारा कुछ करके जब नंद की शादी हो रही होती है और वो दूसरे घर जा रही होती है, तब वो ये सारी चीजें फेस करती है। देन शी गॉट रियलाइज कि ओहो अब तो ये मेरे साथ भी होगा, क्योंकि आगे आप जहाँ शादियों के जा रहे हैं उनके भी तो भाई हैं, उनकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मतलब देयर इज नो एंड, इट्स अ साइकिल, टीडियस साइकिल। तो वी नीड टू ब्रेक इट बाय जैसे कम्युनिकेशन, जैसे फिर सरवत ने भी कहा कि अंडरस्टैंड करना जरूरी है। आपकी वही अपब्रिंगिंग भी शामिल हो जाता है, हर चीज इज देयर। तो अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन एंड एक्सपेक्टेशन को नीचे रखना। जब आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई होते हैं ना तो बहुत सारे मसले शुरू हो जाते हैं। तो पहले से आपने क्राइटेरिया सेट किया गया कि जी मेरी बीवी आएगी तो ऐसी होगी, मेरी भाभी आएंगी तो ऐसी होगी, मेरी बहू जो है वो इस टाइप की होगी। तो जब वो उस टाइप की चीजें नहीं होती, सबने मुख्तलिफ जो सोचो के पैरामीटर्स बनाए होते हैं ना, नंद ने सोचा होता है मेरी भाभी ये करेंगी, फिर सास ने सोचा होता है वो ये करेंगी, जो बीवी आ रही होती है, बहू आ रही होती है, वो कहती है मेरे ससुराल वाले ये करेंगे। तो क्लैश ऑफ थॉट्स, क्या आप मैसेज देना चाहेंगी लोगों को? बिल्कुल जी, ये थोड़ी सी एक तो जैसे कम्युनिकेशन जैसे कहा गया कि पहले, अब क्योंकि इतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन वैसे ओपन हो गई है, तो आई थिंक जैसे टीवी पे बात हो रही है, जैसे रेडियो पे बात हो रही होती है इन चीज़ों में, तो आई थिंक पीपल शुड आल्सो स्टार्ट डिस्कसिंग दीज थिंग्स बिफोर मैरिज कि घर का माहौल कैसा होगा और किस तरह से हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और एक्सपेक्टेशंस मैच कर रही हैं या नहीं, या पहले से उनको थोड़ा सा लेवल कर लिया जाए, सो दैट यू नो द पर्सन कम्स इन विद अ बेटर माइंडसेट। और जो रिसीव करने वाला है वो भी एक अच्छे माइंडसेट के साथ रिसीव कर रहा हो। अगर आपकी बहू पढ़ रही है अभी और आपने शादी कर दी है, तो यू हैव टू नो कि वो आके खाना और किचन नहीं संभाल पाएगी। तो इस तरह की रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सब अपनी कर लेना। और मैं कहती हूँ जैसे ये जो होता है ना, जो जनरेशनल ट्रॉमा आ रहा है, इट्स कॉल्ड अ हॉट पोटैटो। तो एक हॉट पोटैटो है, वो हम सब एक दूसरे को पास ऑन करे जा रहे हैं, राइट? तो अब इट्स हाई टाइम कि हॉट पोटैटो का, जी जी, उसके मैश पोटैटो पर आके खा लें, उसकी फ्रेंच फ्राइज बना के खा लें, चाट बना के खा ले, लेकिन तोड़े इस जगह। मैं भी यही मैसेज दूंगी कि प्लीज अंडरस्टैंडिंग करें और इन चीजों के, ये जो टैबू हमने बनाए हुए हैं, ये जो हमने ट्रेंड फॉलो करना शुरू कर दिया, सोसाइटी को चेंज करने की जरूरत है। वो ड्रामों पे ना चलें जो ड्रामे दिखा रहे हैं, नेगेटिविटी शुड नॉट बी देयर। वी नीड टू वर्क ऑन पॉजिटिविटी एंड अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट एंड गिव लव केयर टू ईच अदर। चलिए जी, बड़ा खूबसूरत मैसेज जो है वो मरियम ने दिया है। मरियम और सरवत हमारे साथ मौजूद है, और जो ये नंद है ना, ये एक बड़ा खूबसूरत किरदार अदा कर सकती हैं अपनी वालदा और भाभी के बीच में। इनफैक्ट पूरे घर का माहौल ठीक रखने में अगर वो नंद चाहें तो वो सबको इक्वली ट्रीट भी कर सकती हैं, लोगों के रिश्ते भी बेहतर कर सकती हैं और आपस में प्यार मोहब्बत भी पैदा कर सकती हैं, और करती भी हैं। सब लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन ऑब्वियसली हम ये उन सर्टन इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं जिनसे आप भी रोज़ाना गुजरते होंगे और हम लोग भी रोज़ाना गुजरते हैं। तो आज के शो से फिलहाल लेते ही अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर जो आप मैसेजेस करते हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस नहीं पढ़ पाती, लेकिन शो को पसंद करने के लिए बेहद शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिए। कल फिर आएंगे नई टॉप स्टोरीज़ और नए जो है वो सेशंस के साथ। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10।